सो फ्रेंड्स, हमारा जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में फर्स्ट यूनिट है दैट इज़ ओवरव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। सो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो भी हमारे इंडस्ट्री पे इनसाइड द इंडस्ट्री रॉ मटेरियल है, ठीक है, मशीन्स है, मैन है, लेबर है, इन सब की जो मैनेजमेंट होती है दैट इज़ फॉल अंडर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ओके, सो जो फर्स्ट यूनिट है इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट डू यू मीन बाई प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन क्या है कि बेसिकली हमने इनपुट देना है, ठीक है। जैसे कि इनपुट में क्या क्या आएगा आपका, रॉ मटेरियल, मैन पावर यानी कि लेबर, और इन्वेस्टमेंट यानी कि मनी, मैन मटेरियल मनी। ये तीन एम से आपको याद रखना है कि ये सब आपके इनपुट होंगे, ठीक है। आप फैसिलिटीज़ दोगे, प्रोडक्शन के लिए यूनिट डालोगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या कि इन सब इनपुट से लेके कुछ प्रोसेस होगी, और प्रोसेस होने के बाद आपको कुछ आउटपुट मिलेगा। आउटपुट हमारा प्रोडक्ट होगा जो कि मार्केट में जाएगा, सेल होगा और उससे हमें बेनिफिट होगा। तो क्या है कि किसी भी इनपुट दे के, मैन मटेरियल मशीन का इनपुट दे के हमें जो प्रोडक्ट एज अ फॉर्म ऑफ आउटपुट मिल रहा है वो हमारा कहलाता है प्रोडक्शन। ठीक, अब क्या है कि प्रोडक्शन सिस्टम क्या है कि हमारे पास किस तरह की हमारी इंडस्ट्रियल यूनिट है। सपोज़ कि जैसे कि कोई नट बोल्ट की फॉर्म है, ठीक है। क्या है कि उसे कॉन्टीन्यूसली नट बोल्ट, एक ही तरह के नट बोल्ट बनाने हज़ारों लाखों पीस लगे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या है कि मार्केट के ऑर्डर पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो अपना कॉन्टीन्यूसली बनाते रहते हैं नट बोल्ट, और मार्केट में सप्लाई करते रहते हैं, बना के स्टोर करते रहते हैं और सप्लाई करते रहते हैं। तो इससे क्या कभी इनको ऑर्डर में लैक नहीं होती है। बट क्या है कि वहीं पे अगर कोई कार है तो कार कंपनी ऐसा तो करेगी नहीं कि हमेशा कार बनाती रहे, एक ही मॉडल की हमेशा कार बनाती रहे, और जब वो मार्केट में आउट ऑफ डिमांड हो जाए तो फिर उनका तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो कार में क्या है कि लिमिटेड ही अपना एक बैच टाइप का बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है प्रोडक्शन सिस्टम कहलाएगा कि हम किस तरह का प्रोडक्शन का करते हैं, वो हमारे फॉल करेगा अंडर द प्रोडक्शन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम विथ अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। तो फर्स्ट वन इज़ इंटरमिटेंट सिस्टम। इंटरमिटेंट सिस्टम बेसिकली ये है कि जैसे कि अभी हमने कार की बात की फॉर एग्जांपल, तो क्या है कि कार में क्या है कि जो कंपनी है, मैन्युफैक्चरर, कार कंपनी मैन्युफैक्चरर है, वो किसी भी कार के एक लिमिटेड मॉडल बनाते हैं और ऑर्डर बेस्ड होता है। सपोज जैसे कि कोई एक शोरूम है, उसने कहा कि भाई हमें इस मॉडल की 10 कार हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट है, तो उसने कंपनी को ऑर्डर लिखवा दिया। अब कंपनी ने उसके और हर जगह से, हर शोरूम से अपने डिस्ट्रीब्यूटर से ऑर्डर कलेक्ट करके उतनी यूनिट मैन्युफैक्चर करेगी। ऐसा तो नहीं कि नंबर ऑफ लेके अनकाउंटेबल नंबर में बनाती रहेगी कार्स के। तो इससे अगर आउट ऑफ डिमांड हो जाएगी कार की मॉडल तो फिर उनका सब वेस्ट जाएगा, नुकसान होगा। तो ये होता है इंटरमीडिएट में। इंटरमीडिएट में जैसे कह लें शिप बिल्डिंग है, एरोप्लेन बिल्डिंग है, ये सब क्या कि जॉब टाइप के होते हैं इंटरमीडिएट में, ठीक है। तो इंटरमीडिएट के आगे फीचर्स क्या है, डिमांड कैन बी डिसकंटिन्यूअस। अब क्या है कि ये ऑर्डर बेस्ड होते हैं, जैसे कि पहले बता चुके हैं, ये ऑर्डर बेस्ड होते हैं। तो इसमें सपोज कि कोई कस्टमर है, कस्टमर ने बोला कि शोरूम गया, शोरूम में बोला कि मुझे इस मॉडल की ये कार चाहिए, अब शोरूम में अवेलेबल होगी तो ठीक है, नहीं तो जो शोरूम ऑनर है उसने पीछे इंडस्ट्री में बोला कि भाई मुझे इस मॉडल की कार चाहिए, मेरे कस्टमर को रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी ने वो कार बना के थोड़े दिन बाद दे दी। तो इससे क्या कि सप्लाई चेन थोड़ी डिसकंटिन्यू हुई, थोड़े टाइम के लिए ब्रेक हुई। नेक्स्ट है ना हमारा नीड्स हाई इन्वेस्टमेंट। अब क्या कोई भी सेटअप के लिए इसमें हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। एलैबोरेट सीक्वेंसिंग एंड शेड्यूलिंग इज रिक्वायर्ड। इसमें क्या है कि हर बार वैसा तो नहीं, कब एक कार, कोई कंपनी है कि एक कार बनाने के बाद उसको बंद कर देगी प्रोडक्शन, फिर नए मॉडल की दूसरी कार बनाएंगे, इसके डिज़ाइन में दूसरे चेंजेस होंगे, तो अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स यूज़ होंगे, ठीक है। तो क्या है कि इसमें डिज़ाइन में हर बार चेंजमेंट आते हैं। तो ये क्या है कि इस तरह का जो सिस्टम जब हम सेटअप करते हैं तो इन्हें फ्लेक्सिबल सिस्टम बोलते हैं। तो इस तरह के सिस्टम को जो सेटअप करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा इनिशियल कॉस्ट लगाना पड़ता है स्टार्टिंग में। प्लानिंग रूटीन शेड्यूलिंग चेंजेस विथ फ्रेश ऑर्डर। हर बार नई तरह से असेंबली होगी मॉडल में, डिज़ाइन अगर डिज़ाइन में चेंजेस आए हैं तो उन चेंजेस की असेंबली में प्रोसेस अलग हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरेशन में शेड्यूलिंग राउटिंग ये सब प्रोसेस अलग हो सकती हैं। तो हर बार हर प्रोसेस में, हर मॉडल के हर प्रोसेस में चेंजमेंट आते हैं। तो ये इसके थे कुछ फीचर्स थे। नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट सिस्टम। सो फर्स्ट वन इज़ जॉब प्रोडक्शन और प्रोजेक्ट टाइप प्रोडक्शन। इसमें क्या कि जैसे कि आपको कोई शिप है 6 महीने से 1 साल में बन जाते, कभी कभी कोई कोई आपकी जो सबमरीन्स होती हैं वो 2 साल तक का भी टाइम लेती हैं एक सबमरीन को बनने में। तो ये सब हमारे एग्जांपल है जॉब टाइप के प्रोडक्शन के। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट हमारा बैच प्रोडक्शन, टिन फूड हार्डवेयर। इसके बैच प्रोडक्शन में जैसे कि बिस्किट है, कॉन्फेक्शनरी, ऐसे कोलगेट का एग्जांपल ले लेते हैं कि कोलगेट का एक बैच टाइप का बनता रहता है। मार्केट में डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि कोलगेट की मार्केट में किसी डिमांड है, ठीक है। इसमें क्या है कि कंपनी थोड़ा बहुत स्टोर करती है और बाकी कंटिन्यूसली सप्लाई करती रहती है। ये हमारे बैच प्रोडक्शन होता है।
जो हमारा सेकंड टाइप है ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, दैट इज़ कॉन्टीन्यूअस सिस्टम। इसमें क्या है कि कंपनी को मार्केट में ऑर्डर से मतलब नहीं होता है। कंपनी अपना कॉन्टीन्यूसली प्रोडक्शन स्टार्ट करती है, स्टोर रखती है अपने वेयर हाउसेस में, और जो इनकी किसी भी कंपनी के जो सेल्स डिपार्टमेंट होता है वो कंटिन्यूसली आपका वेयर हाउसेस से प्रोडक्ट को सेल करता रहता है। इसमें ये यही देखा जाता है कि कितना ऑर्डर आ रहा है, कितना क्या कर रहा है। ये इसमें सब मैटर नहीं करता कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन में। कॉन्टीन्यूस सिस्टम के आपके फीचर्स हैं, देयर मस्ट बी कंटिन्यूटी ऑफ डिमांड। अब क्या है कि अब ऐसा भी ना हो कि कंपनी बनाती जा रही है, प्रोडक्ट कोई बनाती जा रही है और उसकी डिमांड मार्केट में ख़त्म हो जाए, आउट ऑफ डेट हो जाए। तो देयर मस्ट बी क्वांटिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट हमारा द प्रोडक्ट मस्ट बी स्टैंडर्डाइज। अब क्या है कि जैसे गेयर्स हैं, गेयर्स की एक कोडिंग होती है कि कौन से कितने टीथ का है, कितने साइज का है, डाया आया। तो स्टैंडर्डाइजेशन होता है कि अगर हमने कोई चीज़ बनाई है तो वो किसी भी यूज़र अगर उसको रिक्वायरमेंट है तो इजीली उसको अडॉप्ट कर सके। जैसे कार्स में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कार्स में ऐसे होता है कि कोई एक पार्ट है तो उसी कंपनी के में मिलता है, अवेलेबल होता है। अगर कोई दूसरा मॉडल है तो दूसरी कंपनी में अवेलेबल होने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो ये हमारा होता है स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म। इस तरह से हमारे इंस्पेक्शन मस्ट बी इन लाइन विथ प्रोडक्शन। ये सब हमारे फीचर्स होते हैं कंटिन्यूस प्रोडक्शन के। कंटिन्यूस प्रोडक्शन का जो हमारा एग्जांपल है, फर्स्ट वन मास प्रोडक्शन। ठीक है, मास प्रोडक्शन की भी बात की। फॉर एग्जांपल इसमें न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, एक्सेट्रा। इन सब में क्या है कि कंपनी जो भी प्रिंटिंग करती है उसको पब्लिक की डिमांड से मैटर नहीं होता है। एक उनका अपना एक एवरेज ले लेते कि हाँ भाई हमारे इतने रीडर हैं। न्यूज़पेपर की एक बात करते हैं तो उनके किसी न्यूज़पेपर को पता है कि हाँ भाई हमारे 1 लाख या 2 लाख रीडर है, तो वो उतने ही जो है उसी के आसपास की वैल्यू का प्रिंटिंग करती है। वो एक्यूरेट नहीं कर डाटा लेके नहीं चलते कि भाई अगर हमारे यदि 10,500 रीडर है तो सिर्फ 10,500 ही प्रिंट करेंगे। वो थोड़ा मार्जिन लेके चलती है आगे कम का या ज़्यादा का, कि जिससे कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस प्रोडक्शन। इसमें क्या कि जैसे पेट्रोलियम है, फार्मास्यूटिकल्स है, केमिकल्स हैं एंड प्लास्टिक्स है, ये सब हमारे फॉलो करते हैं अंडर द प्रोसेस प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड कंटिन्यूस प्रोडक्शन। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्शन और कंटिन्यूस प्रोडक्शन में यहाँ पे बेसिकली 10 डिफरेंस है। इसमें से 4 से 5 भी याद करेंगे तो सफिशिएंट है। सेम प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड कॉन्टीन्यूसली। अब क्या है कि इंटरमीडिएट प्रोडक्शन में जैसे कि अभी कार की बात करी थी, सबसे बेस्ट एग्जांपल है कार का। इस पर क्या है कि जो किसी एक मॉडल की कार अगर एक बार बन गई तो थोड़े टाइम में वो मॉडल में दूसरा मॉडल आएगा तो फिर उस दूसरे मॉडल की कार मैन्युफैक्चर होने लगती है। बट क्या कंटिन्यूस प्रोडक्शन में क्या कि एक ही तरह की जो जॉब है, हमारा वर्क पीस है, वो कंटिन्यूसली हमेशा बनता रहता है। आइटम प्रोड्यूस्ड फॉर ऑर्डर। अब क्या है कि इंटरमीडिएट प्रोडक्शन में क्या है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा वो ऑर्डर बेस्ड होता है, बट कंटिन्यूस में ऐसा नहीं होता। इसमें आपका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्शन होगा, स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद वो वेयर हाउसेस में से कंटिन्यूसली इधर सेल भी होता रहता है। थर्ड वन इज़ प्रोडक्शन प्रोसेस फ्लैक्सीबल। प्रोसेस इज़ नॉट फ्लैक्सीबल। अब क्या है कि हमारा अगर किसी डिज़ाइन में, कोई जॉब की डिज़ाइन में हमारे अगर फर्दर चेंजेस आए हैं तो इस इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम में जो इसके थ्रू हम उसको चेंजेस को इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट क्या है कि अगर कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन में क्या है कि जो मशीनें एक तरह बार प्रोसेस में सेटअप हो गई वो फिर वैसे ही रहती हैं। यानी कि पहली मशीन अगर आपकी लगी ड्रिल की, उसके बाद लेथ की लगी, लेथ में आपकी पहले ड्रिलिंग होनी है, उसके बाद मिलिंग होनी है, तो ये क्या है कि प्रोसेस एक बार सेटअप हो जाती है फाइनली। तो क्या है कि इसमें जो प्रोडक्ट जॉब में कोई चेंजेस आते हैं डिज़ाइन में, तो उन चेंजेस को अडॉप्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट टाइम कुछ ही इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें स्मॉलर स्केल प्रोडक्शन, इसमें लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में भी लो, आपका जो इंटरमीडिएट है इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपकी लो होगी और कंटिन्यूस में आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट शुड बी हाई। चेंज इन लोकेशन ईजी, चेंज इन लोकेशन डिफिकल्ट। अब क्या है कि सपोज की जैसे कि कोई कार मैन्युफैक्चर कंपनी है तो क्या है कि अब उनको प्लांट अपना चेंज करके दूसरी जगह पे ले जाना है। ठीक है, तो उनका छोटा सेटअप है, आराम से इजीली उसको प्लांट को अपने दूसरे लोकेशन पे जाके शिफ्ट कर सकते हैं, चेंज इन लोकेशन। बट क्या है कि जब हमारा कंटिन्यूस प्रोडक्शन होगा तो उसमें क्या है कि हर चीज़ डिपेंडेंट हो जाती है टू द लोकेशन वेयर द इंडस्ट्रीज। तो इस तरह के प्रोडक्शन में जो हमारा चेंजमेंट होता है उसको अडॉप्ट करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है लोकेशन में। इसमें जो सबसे अच्छा पॉइंट है दैट इज़ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस आर नॉट स्टैंडर्डाइज। इसमें क्या कि जो भी आपका प्रोडक्ट और प्रोसेस होगी वो स्टैंडर्डाइज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन जॉब प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन एंड मास प्रोडक्शन। तो इसमें क्या कि
इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मास प्रोडक्शन में क्या क्वांटिटी प्रोड्यूस इज़ वेरी लार्ज, अब क्या कि जो नंबर ऑफ क्वांटिटी होगी प्रोडक्ट की यूनिट होगी वो काफ़ी लार्ज में होगा। बैच प्रोडक्शन में की लिमिटेड क्वांटिटी होती है। जॉब प्रोडक्शन की वन आर फ्यू, यानी कि एक या दो से एक से ज़्यादा ही दो तीन जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो एक साथ प्रोड्यूस होते हैं। प्रोडक्ट इज़ हाईली स्टैंडर्डाइज, प्रोडक्ट इज स्टैंडर्डाइज एंड एज स्पेसिफाइड बाय द कस्टमर। अब इसमें मास प्रोडक्शन में क्या कि जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा वो कस्टमर डिपेंडेंट नहीं होगा, कस्टमर को प्रोडक्ट के स्टैंडर्डाइजेशन पे डिपेंड होना पड़ता है। सपोज़ किसी को कोई गियर है, अगर आप लेथ में खुद बना पाओ तो ठीक है, बाकी अगर बाजार मार्केट से आप कोई नट बोल्ट खरीदते हो तो आपके उसके थ्रेड्स हैं, एंगल है और उसकी जो साइज़ है वो सब पहले से स्पेसिफाइड होता है, ठीक है। बैच प्रोडक्शन में क्या है कि उस पर भी प्रोडक्ट जो स्टैंडर्डाइज होता है। अब क्या है जॉब प्रोडक्शन में क्या कि अगर कोई ऑर्डर बेस्ड प्रोडक्शन होता है ये तो जैसे कोई शिप है, अब कोई कस्टमर है उसको कुछ शिप पे दूसरे चेंजेस चाहिए अपने डिमांड के हिसाब से, तो ये इसमें कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता कि नहीं भाई हम शिप ऐसे ही बना के देंगे, इसके अलावा हम दे ही नहीं पाएंगे, ठीक है। प्रोडक्शन प्लानिंग इज डन थ्रूली, प्रोडक्शन प्लानिंग इज नेसेसरी फॉर ईच बैच, प्रोडक्शन प्लानिंग इज डन फॉर ईच प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारा स्केड्यूलिंग इज फिक्स्ड, स्केड्यूलिंग इज डन फॉर ईच बैच, स्केड्यूलिंग इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच जॉब। अब जो हमारा मास प्रोडक्शन इसमें जो स्केड्यूलिंग होगी किसी भी प्रोसेस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो वो क्या फिक्स है। अभी इस मतलब किसी एक दिन 100 पीस बने तो 100 पीस की जो स्केड्यूलिंग अगले दिन नेक्स्ट अगले दिन जो हमारे प्रोडक्शन होगा उसमें भी वो स्केड्यूलिंग सेम रहेगी। और यह कि जो बैच प्रोडक्शन रहेगा उसमें हर एक बैच के लिए स्केड्यूलिंग प्रोसेस चेंज होगी, ठीक है। मान लीजिए अभी इस बैच कोई मॉडल है उसकी स्केड्यूलिंग फिक्स होगी, नेक्स्ट बैच के लिए जो हमारी स्केड्यूलिंग होगी वो फिर से चेंज होगी। जो बार बार एक वर्ड यूज़ हो रहा है स्केड्यूलिंग एंड राउटिंग, इसके बारे में भी हम लोग आगे नेक्स्ट यूनिट में शायद बात करेंगे। और नेक्स्ट हमारा था कंट्रोल फंक्शन इज ईजी, कंट्रोल फंक्शन इज समटाइम ईजी, कंट्रोलिंग इज डिफिकल्ट, सुपरविजन इज ईजी, सुपरविजन नॉट दैट ईजी, सुपरविजन इज डिफिकल्ट। अब क्या कि जो कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन है सॉरी मास प्रोडक्शन है जो उसमें जो हमारा कोई सुपरविजन है क्वालिटी कंट्रोल है ये सब क्या है कि थोड़ा ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर वंस। और इंटरमीडिएट होता है इसमें आपका कंपेरेटिवली नॉट ईजी होता है मास प्रोडक्शन से, बट कंपेरेटिवली बेटर होता है सुपरविजन टू दी जॉब प्रोडक्शन। अब क्या कि जो हमारे जॉब प्रोडक्शन में जो सुपरविजन होता है वो नॉट मच ईजी होता है या डिफिकल्ट कहते हैं आपको दूसरे वर्ड्स में। नेक्स्ट हमारा डिफाइन प्रोडक्टिविटी इट्स इम्पॉर्टेंस गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स। सो प्रोडक्टिविटी क्या है कि बेसिकली जैसे हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि मिनिमम इनपुट पे हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले, ठीक है। तो यानी कि आउटपुट अपॉन इनपुट फार्मूला होता है एफिशिएंसी का। सेम एज इट इज़ हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वही है। जो एफिशिएंसी का जो दूसरा टर्म यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में टू डिफाइन द वैल्यू ऑफ इंडस्ट्री, ये हमारा वर्ड होता है प्रोडक्टिविटी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी क्या है कि सपोज कीजिए अगर कोई प्लांट बनाया आपने, ठीक है, तो उसकी जो कैपेसिटी है टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट पर डे। अब किसी ना किसी रीजंस की वजह से बॉटल नेकिंग हो रही है या किसी ना किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपकी पर डे की जो मैन्युफैक्चरिंग हो पाती है वो 800 यूनिट की हो पाती है, ठीक है। तो क्या किससे आपने जो डिज़ायर्ड आउटपुट मिलना था आपको 1000 यूनिट पर डे का, बट आपको मिल रहा है 800 का ही, ठीक है। तो ये क्या कि प्रोडक्टिविटी आपकी कहीं ना कहीं कम है। या अगर 1000 की कैपेसिटी थी आपने उससे 1100 का जो है आउटपुट ले लिया, ठीक है। तो क्या है कि आपकी प्रोडक्टिविटी और बेटर है डिज़ायर्ड से। तो ये हमारे होता है प्रोडक्टिविटी का। प्रोडक्टिविटी इज रेशियो ऑफ एक्चुअल आउटपुट प्रोडक्शन टू व्हाट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इट इनपुट्स, ठीक है। सिंपल सा है, ये अच्छा है और कई बार पूछा भी आता है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी। Productivity is a tool required in evaluating and monitoring the performance of an organization, especially a business organization। इसमें क्या है कि इंपॉर्टेंस की भाई काफ़ी अच्छा फैक्टर इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अब आपने अरबों रुपए करोड़ों रुपए आपने लगा दिए किसी प्लांट में, ठीक है। अब क्या है कि उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है ही नहीं, आज से इन्वेस्टमेंट करें उससे आपको कोई बेनिफिट ना हो तो ये तो नुकसान की बात है, ठीक है। तो एवेल्यूशन जो भी हमारे ऑडिटर्स होते हैं वो इस तरह से एवेल्यूशन लगाते हैं कि हाँ कंपनी भाई प्रॉफिट में या लॉस में जा रही है। अगर प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, सेल्स अच्छी जाएगी तो आपकी कंपनी भी प्रॉफिट में रहेगी हमेशा। Proper use of productivity measures can give the manager an indication of how to improve productivity, either increase the numerator of the measure, decrease the denominator or both, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्टिविटी measures can be used to compare its performance with similar firms and competitors,
कंपेयर टू परफॉर्मेंस एमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट विद इन द फर्म। अब क्या प्रोडक्टिविटी इसलिए भी यूज़ होता है कि सपोज जैसे कोई टाटा की कंपनी है, वो दिन में 100 गाड़ी प्रोड्यूस कर पा रही है, कोई आपकी मान लीजिए फोर्ड की कंपनी है, वो एक दिन में 50 गाड़ी मैन्युफैक्चर कर पा रही है। तो क्या है कि कंपटीशन का स्केलिंग होने के लिए किसी जो फर्म में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए भी हम प्रोडक्टिविटी फैक्टर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिव प्रोडक्टिविटी। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होंगे जो प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उनमें जो पहला फैक्टर है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब मशीन इसमें बेसिकली जो हमारी बात हो रही है टेक्नोलॉजी एंड मशीन्स की है। पहले क्या था, इंसानों मैन मेड इनपुट होता था, यानी कि जो भी हमारा काम वर्क होता था इज डन बाय मैन एंड लेबर्स, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब इवोल्यूशन हुआ तो हमारी मशीन्स आई, ठीक है। मशीनरी क्या है, आज के टाइम पे मॉडर्न मशीनरी है, रोबोटिक्स ऑटोमेशन फुली बेस्ड है। तो क्या है कि टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है ये भी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है। पहले कोई काम को करने में 10 दिन लगता था, अब वो काम एक ही दिन में हो जाता है विद हेल्प ऑफ रोबोट्स एंड मशीन्स। तो ये हमारे जो फैक्टर है दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारा इंडिविजुअल फैक्टर, ये आपके नॉलेज स्किल्स बेस होता है, ठीक है। इंडिविजुअल फैक्टर जैसे कि अब रोल्स रॉयस कंपनी है, वो 6 महीने में एक कार बनाती है, और आपकी टोयोटा कंपनी 6 घंटे में एक कार बना के दे देती है। तो ये सब फैक्टर्स भी है, इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करता है प्रोडक्टिविटी को। बट क्या कि रोल्स रॉयस उससे ज़्यादा का ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेती है एक ही कार में। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर इंक्लूड वेरियस स्टेप्स टेकन बाय ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स मेंटेनिंग बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस सच एज एयर डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। अब क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स, इसमें क्या कि बेसिकली आएंगे वो फैक्टर्स जो कोई कंपनी है, ठीक है। अब क्या कि उसके वर्कर्स हैं डेडिकेटेड इन टुवर्ड्स द कंपनी। अब कोई कंपनी वर्कर्स को अच्छी सैलरी नहीं दे रही है, अच्छा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रही टू वर्क ऑन द फैक्ट्री। तो क्या कि जो भी ये जो फैक्टर्स आते हैं ये अंडर फॉल करेंगे अंडर दी ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्क एनवायरनमेंट। वही बात आ जाएगी इसमें कि किस तरह का इन्वायरमेंट है हमारा, वर्किंग इन्वायरमेंट कैसे कि बहुत ज़्यादा नॉइसी ना हो, वेदर इफेक्ट करता है। वेदर में क्या, सर्दी के दिनों में भाई वर्कर को सर्दी भी लगेगी, तो प्रॉपर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कि नहीं, पानी की प्रॉपर फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं, एयर की वेंटिलेशन की प्रॉपर फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं। तो ये सब हमारे कहते हैं वर्क इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं। अब मान लीजिए गर्मी ज़्यादा किसी कंपनी में ऐसा इन्वायरमेंट है कि वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन और ह्यूमिडिटी की आउटकम नहीं हो पा रही है, तो क्या कि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, वर्कर को ह्यूमिडिटी होगी, तो वर्कर का फिर मन भी नहीं लगता काम करने में। तो ये सब फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं टू द प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट, एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट। ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट का, टू स्टडी परफॉर्मेंस ऑफ अ सिस्टम ओवर टाइम। अब वही बात है कि कोई काम को करने में अगर 10 घंटे लग रहे हैं, अगर वो 10 घंटे में एक एस्टिमेटेड टाइम है, कैलकुलेट किया गया बाय द एस्टिमेशन कि अगर कोई कार है उसको मैन्युफैक्चर करने में 10 घंटे का टाइम आ रहा है सपोज कीजिए, तो क्या वो 10 घंटे में प्रोड्यूस हो पा रही है, 10 से कम टाइम लग रहा है या 10 से ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर 10 में हो रही है तो ठीक है, अगर 10 से कम हो रही तो इसका मतलब प्रोडक्टिविटी कम है। अगर 10 से ज़्यादा टाइम लगे तो प्रोडक्टिविटी कम, अगर 10 से घंटे से एस्टिमेटेड जो टाइम उससे कम में ही अगर मैन्युफैक्चर हो पा रही है, तो इसका मतलब है कि जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो फर्म की काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। टू हैव रिलेटिव कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट सिस्टम फॉर अ गिवन लेवल। थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू कंपेयर द एक्चुअल प्रोडक्टिविटी ऑफ द सिस्टम विथ इट्स प्लांट प्रोडक्टिविटी। अब वही बात की जैसे कि हमने प्लांट की जो हमने कैपेसिटी बताई थी कि 1000 यूनिट पर डे की है, तो उस लेवल की हमारी प्रोडक्टिविटी मिल पा रही है कि नहीं पर डे की, जो हमारे यूनिट मैन्युफैक्चर हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो काइंड ऑफ प्रोडक्टिविटी है मेजरमेंट है, ये कई तरह से हैं। लैंड प्रोडक्टिविटी है, लैंड क्या सपोज कीजिए कोई कंपनी उसने 100 एकड़ की लैंड ले लिए। अब 100 एकड़ में उसने कितना जो मशीन्स लगाई है उसका प्रॉपर यूज़ हो पा रहा है कि नहीं लैंड का, ठीक है। कि काफ़ी ज़्यादा ऐसा ना हो कि इन्वेस्टमेंट लगा दी काफ़ी ज़्यादा लैंड पे और प्रॉपर यूज़ भी ना हो पा रहा हो लैंड का, तो ये आपका लैंड प्रोडक्टिविटी होगी। नेक्स्ट वन इज मटेरियल प्रोडक्टिविटी। इसका सिंपल सा फार्मूला है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस अपॉन कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है। अब इसमें क्या कि ये बेसिकली जो आपका रॉ मटेरियल सॉरी जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे कि आपने 100 किलो का कोई रॉ मटेरियल लिया, ठीक है, और 100 किलो का जो आपका रॉ मटेरियल है उसमें एस्टिमेटेड थे कि आपका 90 के जी आपका प्रोडक्ट के बनने में यूज़ होगा, और बाकी का जो 10 के जी जो निकलेगा मटेरियल वो आपका वेस्ट में जाएगा। अब क्या ऐसा हो पा रहा है, ऐसा तो नहीं कि आपका प्रोडक्ट का जो
यूज़ होना था वो 90 ना हो के 85 ही हो पा रहा है, तो आपको जो वेस्ट निकल है 15 kg एक्स्ट्रा निकल है वेस्ट। जो ये सब फैक्टर्स हैं, ये भी आपके अफेक्ट करेंगे प्रोडक्शन को। तो ये हमारी कहलाती है मटेरियल प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट हमारा लेबर प्रोडक्टिविटी। अब कोई लेबर है, ठीक है, सपोज ऐसे आपने घर को बनवाने के लिए कोई एक लेबर लेके आए 8 घंटे की ड्यूटी के लिए, उसको आप 500 रुपये पर डे का आप उसको पे आउट करोगे। बट क्या कि लेबर ने 6 घंटे काम किया, 2 घंटे मौज मस्ती कर ली, ठीक है, तो क्या कि ये आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी के अंदर फॉल करती है, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस अपॉन मैन आवर यूटिलाइज, इसका फार्मूला होगा सिंपल सा। नेक्स्ट हमारा मशीन प्रोडक्टिविटी। अब कोई मशीन है, उसकी कैपेसिटी है 100 यूनिट्स पर डे टू प्रोड्यूस 100 यूनिट पर डे, बट क्या कि किसी फैक्टर्स की वजह से वो मशीन है, कोई खराबी आ गई, टेक्निकल इशूज़ है या स्किल है, नॉलेज की लैक है, तो इस फैक्टर की वजह से उस मशीन की जो हमें डिज़ायर्ड आउटपुट मिलना था टू प्रोड्यूस नंबर ऑफ यूनिट्स, वो हमें नहीं मिल पा रही, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी हमारी मशीन प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट बात हमारा कैपिटल प्रोडक्टिविटी। इसका सिंपल सा फार्मूला है टर्नओवर अपॉन एक्चुअल मशीन आवर यूटिलाइज्ड। अब ये भी आपका कहीं ना कहीं रिलेट करता है लेबर प्रोडक्टिविटी एंड मशीन प्रोडक्टिविटी से। सो कैपिटल प्रोडक्टिविटी में बी डिस्क्राइब्ड एज द रेशियो बिटवीन द अमाउंट प्रोड्यूस्ड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज फॉर द दैट प्रोडक्शन। अब इसमें क्या कि जो भी आपका, जैसे आपने किसी भी यूनिट में कोई प्रोडक्ट की 100 यूनिट को बनवाने के लिए आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, अब उसके बाद आपको उसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है या लॉस कितना हो रहा है, ठीक है, तो ये आपका डिपेंड करता है, ये कहलाएगा आपका कैपिटल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी टू द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। अब ऐसे क्या क्या आपके बेनिफिट्स होंगे जो अफेक्ट करेंगे कि वर्कर और मैनेजमेंट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या है फॉर मैनेजमेंट का, इट हेल्प्स मैनेजमेंट टू अर्न अ गुड प्रॉफिट बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन कॉस्ट। सो क्या कि प्रोडक्टिविटी का बेसिकली जो रेसिप्रोकल होती है प्रोडक्टिविटी टू द कॉस्ट। अगर प्रोडक्टिविटी अच्छी है तो कॉस्ट ऑब्वियस सी बात है कि घट जाएगी। सपोज जैसे कि भाई बात है कि कोई लेबर है, ठीक है, आपने उसको लगाया 500 रुपये दिए, 500 रुपये में उसने आपको अगर 500 रुपये काम ना करके दिया, यानी कि 500 रुपये में आप उससे 8 घंटे काम ले लो, 8 घंटे जगह उसने सिर्फ 6 घंटे का काम किया, तो वो 2 दिन का काम आपका रह गया। अगले दिन जब आप उस लेबर को रखोगे तो फिर 2-2 दिन करके अगले 4 दिनों में उसका काम, 1 दिन का काम उसका एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। इससे आपको जो काम यानी कि 4 दिन में डन होना था वो अब 5 दिन में डन होगा। तो यानी कि आप जब 5वें दिन डन होगा तो 5वें दिन का जो पैसा है उस लेबर को आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्टिविटी का फैक्टर होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम एंड कॉस्ट ऑल्सो। टू सेल मोर टू अर्न प्रॉफिट, जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी तो अच्छा भाई आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप मार्केट में बेचो, पैसा कमाओ। नेक्स्ट हमारा टू हैव बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जितने ज़्यादा हमारे पास रिसोर्सेज है उनका सही में एक्चुअल यूटिलाइजेशन हो पा रहा है कि नहीं, ये भी आपको प्रोडक्टिविटी फैक्टर मेजर करता है, ठीक है। प्रोवाइड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी एंड रिप्यूटेशन ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्टिव बेनिफिट्स ऑफ बेटर प्रोडक्टिविटी फॉर द वर्कर्स। हाई वेजेस, भाई कोई कंपनी जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा अपने वर्कर्स को उतना ज़्यादा वेजेस भी देगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बेटर वर्किंग कंडीशंस, इम्प्रूव्ड मोरल। नेक्स्ट हमारा हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जॉब सिक्योरिटी एंड सेटिस्फैक्शन। अब कोई भी कंपनी, आप ही आप किसी कंपनी के ओनर हो, आप पे कोई लेबर है काफ़ी अच्छा काम करके दे रहा है, तो आप उससे जॉब से थोड़ी ना निकालोगे। तो इससे क्या है कि जो भी आपका लेबर है उसकी जॉब की सिक्योरिटी एंड सेटिस्फैक्शन बनी रहती है। नेक्स्ट हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। सो जो डेफिनेशन है प्रोडक्टिविटी की, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं इसे। इट इज़ डिफाइंड एज द रेट एट विच गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। और जो हमारा प्रोडक्शन, इट इज़ डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स फॉर देयर यूज़ और सेल। ये क्या जो आपकी प्रोडक्टिविटी है ये सिंपली सी कि आपने कितना डिज़ायर किया था और कितना आपको प्रोडक्शन मिल रहा है। और जो आपका प्रोडक्शन है वो क्या होता है कि इसकी जो डेफिनेशन सिंपल सी कि आपने इनपुट दिया, प्रोसेस के थ्रू वो गया और फाइनल हमें प्रोडक्ट मिलना, तो ये हमारा प्रोडक्शन कहलाता है। और हमने कितना हमें डिज़ायर था और हमें कितना मिल रहा है, या ये हमारा कहलाता है प्रोडक्टिविटी, ठीक। नेक्स्ट हमारा वर्ड के टर्म्स के यूज़ कहाँ पे होते हैं। इट्स द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू फॉर्म गुड्स, इट इज़ द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। वर्क डन क्या है, इट्स द अमाउंट ऑफ वर्क वन गेट्स फॉर अ सर्टेन स्पेंडिंग कॉस्ट। आपका प्रोडक्शन में आएगा इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन और मैन्युफैक्चर दैट इज़ द आउटपुट। नेक्स्ट हमारा मेजरमेंट है कि इट इज़ द मेजर ऑफ एफिशिएंसी, इट इज़ द मेजर ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स, ठीक है। ये आपके डिफरेंस है बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। ये अच्छा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि हम किस किस फैक्टर से या किन किन वेज के जरिए हम अपनी प्रोडक्टिविटी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अब इट रिड्यूसेस वर्क कंटेंट ड्यू टू डिज़ाइन डिफेक्ट्स एंड एक्सेस मटेरियल रिमूवल। अब आपने कोई जो आपका प्रोडक्ट था, ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स थी, या कोई फालतू की डिज़ाइन थी, ठीक है, जो अंदर इनसाइड पे या आउटसाइड पे कोई ऐसे डिज़ाइन के फैक्टर थे जो अननेसेसरी थे। तो इससे क्या होगा कि भाई आपकी प्रोसेस में बचेगा, प्रोडक्शन टाइम में जो आपकी प्रोसेस होगी वो बचेगी, मटेरियल बचेगा, टाइम सेविंग होगी। तो ऑब्वियसली बात है, जब मटेरियल, टाइम और आपकी प्रोसेस बचे तो कॉस्ट भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगी, तो प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्पेशलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। अब कोई स्किल्ड वर्कर होगा, एक्सपीरियंस वर्कर होगा किसी प्रोडक्शन के लिए, किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो क्या कि उस काम को बहुत ही अच्छे से कर पाएगा। अब वहीं पे कोई एक न्यू वर्कर होगा किसी काम को करने के लिए, तो उस काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। नेक्स्ट फैक्टर दैट इज मार्केट, कंज्यूमर एंड प्रोडक्ट रिसर्च। इसमें क्या कि मार्केट, कंज्यूमर एंड प्रोडक्ट रिसर्च इंश्योर करेक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, हैंस मोर रिजेक्ट रिवर्क एंड वेस्ट ऑफ मटेरियल कैन बी अवॉइडेड। अब क्या कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, आपने तो शुरू में तो कस्टमर्स को अच्छा लग रहा था, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो क्या है कि कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। तो क्या है कि एक तरह का एक प्रॉपर फीडबैक लेते रहना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी। अब 100 पीस बने तो पहले मार्केट में गए, सब कस्टमर के पास चले गए। अब क्या कि अगर ऑर्गेनाइजेशन उस कस्टमर से फीडबैक नहीं लेगी अपने पीसेस का कि भाई अगर आपको कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए प्रोडक्ट में, या इसको यूज़ करने में क्या क्या तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं तो एक टाइम के बाद वो फैक्टर आउट ऑफ द डेट हो जाता है, जो भी आपका मॉडल है वो आउट ऑफ द डेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा वैल्यू एनालिसिस। वैल्यू एनालिसिस रिड्यूस एक्सेस वर्क कंटेंट ड्यू टू डिज़ाइन इफेक्ट्स एंड एक्सेस मटेरियल। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस प्लानिंग एंड रिसर्च। It ensures selection of correct machine and thus reduces work content due to use of wrong machines. Process research ensures correct operation of process and hence excess work content due to inefficient process is reduced. अब इस फैक्टर में क्या कि बेसिकली पहले अगर कोई आपका कोई सपोज कीजिए कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें जो प्रोसेस होनी है, पहले ड्रिलिंग होनी है, उसके बाद मिलिंग है, फिर वेल्डिंग होके फाइनली इसमें सरफेस ग्राइंडिंग होनी है। ठीक, अब क्या कि आपने प्रोसेस गलत ले ली, 1 2 3 4 की जगह आपने 1 4 3 2 कर दी, प्रोसेस चेंज हुई, यानी कि थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, तो वो अपने आप प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देगा। और कौन से बेटर मशीन्स यूज़ होनी है किस प्रोसेस के लिए, सभी डिपेंड करता है प्रोसेस प्लानिंग एंड रिसर्च पे। नेक्स्ट हमारा होता है ऑपरेटर ट्रेनिंग। वही पता कि जो भी हमारा लेबर है स्किल्ड वर्कर है या नहीं, अगर स्किल्ड होगा, एक्सपीरियंस होल्डर होगा, तो उसी काम को वो अच्छे से एफिशिएंटली कर पाएगा। नेक्स्ट इसमें जो पार्ट है उसका पहला क्वेश्चन है डिफाइन ऑपरेशंस मैनेजमेंट। इसका सिंपली से मतलब है जो भी हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी अलग अलग ऑपरेशन मैनेजमेंट हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके प्रॉपर वे में सॉर्ट आउट करना। ऑपरेशन मैनेजमेंट में बी डिफाइंड एज अ सिमेट्रिक अप्रोच टू एड्रेस ऑल द इश्यूज pertaining to the transformation process that converts some inputs into output that are useful and could fetch revenue to the organization। बेसिकली ऑपरेशन मैनेजमेंट का जो मतलब है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इनपुट लेके, या इनपुट में हमारे क्या क्या जाएंगे, मैन, मटेरियल एंड मशीन, इसको जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जैसे आउटपुट हमें जो मिल रहा है, अचीव हो रहा है, तो उस ड्यूरेशन में इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, उन प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व करना, सॉर्ट आउट करके हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाना, और जो भी हमारा सेल्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा, सेल्स टारगेट को ज़्यादा ज़्यादा अचीव करना, ये हमारा कहलाता है पूरा ऑपरेशन मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हमारा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑपरेशन स्ट्रेटजीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रन करने के लिए, प्रोडक्टिविटी रेट को इंक्रीज़ करने के लिए और कॉस्ट को डिक्रीज़ करने के लिए। सबसे बेस्ट जो मैनेजमेंट होती है दैट इज़ आपकी ऑपरेशन स्ट्रेटजीज। ऑपरेशन स्ट्रेटजीज इज कलेक्टिव कंक्रीट एक्शन चूजन मैंडेटेड और स्टिमुलेटेड बाय कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। It's of course implemented within the operation function. This operation strategy binds the various operation decision and action into a cohesive, consistent response to competitive force by linking from policies, programs, systems, and action into a symmetric response to the competitive priorities chosen by and communicated by the corporate or business strategy. इन सिंपलर टर्म की बात करें, सीधी बात करें तो ऑपरेशन स्ट्रेटजी स्पेसिफाइज हाउ द फर्म विल एम्प्लॉय
इट्स ऑपरेशन कैपेबिलिटीज़ टू सपोर्ट द बिजनेस स्ट्रेटेजी। सिंपल सी जिसकी डेफिनेशन है वो ये थर्ड पॉइंट पे दी गई है, यहाँ से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट लायबिलिटी। ये अच्छा क्वेश्चन अपने आप में। सर बेसिकली प्रोडक्ट लायबिलिटी क्या कि आप कोई कार कंपनी मैन्युफैक्चर कंपनी है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि जो कंपनी है वो सारे जो भी कंपोनेंट्स होंगे वो अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करेगी। वो कोई सब वेंडर कंपनीज़ को भी ऑर्डर देती है कि आप हमारे लिए ये कंपोनेंट्स बनाएं। और कुछ कंपनीज होती हैं सिर्फ असेंबली का काम करती हैं, अलग अलग सब वेंडर कंपनी से प्रोडक्ट को वो लेके कंपोनेंट्स को अपने क्या असेंबल करके अपना टैग लगा के सेल कर देती है, ठीक है। तो इसमें क्या कि जितने भी आपकी सब वेंडर्स कंपनीज हो या मेन असेंबली या मैन्युफैक्चर कंपनी, ये सब लायबल होती हैं फॉर द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। यानी कि कोई कार है, ठीक है, उसको कस्टमर ने ले ली और कस्टमर लेने के बाद उसका कोई मिस हैपनिंग हो गई, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो क्या है कि अब वो हुआ क्यों, ब्रेक फेल की वजह से, मटेरियल फेलियर की वजह से, या किसी भी अदर इश्यूज़ के, कोई नट बोल्ट कार के टायर का जो है नट बोल्ट कोई लूज़ हो गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। इन सब चीज़ों के लिए जब रिसर्च होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, तब पाया जाता है कि कौन इसके लिए लायबल था, फिर उसके ऊपर ही पूरा पूरा क्लेम होता है, ठीक है। जो प्रोडक्ट लायबिलिटी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अपने आप में इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट हमारा व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर प्रोसेस डिज़ाइन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। डिटेल इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसकी जो हमारी प्रोसेस डिज़ाइन होती है इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो पहला है पॉइंट है डिटेल इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, नॉलेज ऑफ मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरर, नॉलेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, नॉलेज ऑफ जिग्स एंड फिक्सचर्स, नॉलेज ऑफ द रिलेटिव कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्रोसेस एंड टूलिंग। इसका बेसिकली मतलब क्या है प्रोसेस डिज़ाइन का, कि कोई भी अगर प्रोडक्ट हमारा, तो उसमें जो जो कंपोनेंट्स, सेवरल कंपोनेंट्स हैं, तो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होंगी, उनको हम एक प्लेआउट में इसको डिज़ाइन करते हैं, तो ये हमारे कहलाता है प्रोसेस डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन फैसिलिटी लोकेशन और प्लांट लोकेशन, राइट द फैक्टर्स कंसिडर्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ अ साइट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ लोकेशन और प्लांट लोकेशन। ये क्या है बेसिकली, प्लांट लोकेशन मीन्स डिसाइडिंग अ सुटेबल लोकेशन, एरिया, प्लेस एक्सेट्रा वेयर द प्लांट और फैक्ट्री विल स्टार्ट फंक्शनिंग। ये सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए भी, मान लीजिए कि कोई एक मिल्क की कंपनी है, ठीक है, दूध की कंपनी है, तो उसको अपना सेटअप बनाने के लिए, प्लांट बनाने की काफ़ी ज़्यादा अच्छी लैंड की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि सिटी साइड में मिलना मुश्किल होता है। तो क्या करेंगे वो थोड़ी, और उनकी रीच इस तरह से भी हो कि आसपास के गांवों से हो, क्योंकि भाई वो गांवों से मिल्क को लेंगे, अपने यहाँ फर्टिलाइज करेंगे और फिर पैक करके कस्टमर को सिटी में भेज देंगे। तो क्या कि कोई भी आपका जो प्लांट होता है मिल्क का, एक एग्जांपल के ले रहे हैं, तो ऐसी जगह पे होता है जहाँ से इसको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाए। भाई दूध गांव के आसपास ले गए तो वहाँ से दूध कलेक्ट करना इजी होता है। और ऐसा भी फैक्टर होगा, लोकेशन हो कि जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी तो हो, साथ साथ जो जहाँ पे वो अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे जिस सिटी में, वो सिटी उनकी जो लोकेशन है सिटी से काफ़ी पास भी हो। ऐसा ना हो कि जैसे कोई दूध की कंपनी है, उसने काफ़ी ज़्यादा दूर गांव में अपनी फैक्ट्री डाल दी है, अब प्रोडक्ट जब बन गया है, दूध को उसको भाई बेचना भी होगा, जब बेचने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जा रहा है। अब सुबह 4 बजे दूध पहुँचना चाहिए जो भी हो रिटेलर्स हैं, बट उनके पास पहुँच है सुबह 10 बजे। तो ये सब फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं टू स्टार्ट अ प्लांट, ठीक है। तो फैसिलिटी और प्लांट लोकेशन बेसिकली यही है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमें कंसिडर करने फॉर अ सिलेक्शन ऑफ अ साइट, दैट इज़ द नियरनेस ऑफ रॉ मटेरियल। वही चीज़ है कि जो भी हमारी रॉ मटेरियल से की अवेलेबिलिटी है वो प्रॉपर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट हमारा लैंड है, टोपोग्राफी, अवेलेबल एरिया, कॉस्ट, ड्रेनेज एंड अदर फैसिलिटीज़, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लड, अर्थक्वेक एक्सेट्रा इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ साइट। अब कोई एक ऐसा आपका स्टेट है या सिटी है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अर्थक्वेक्स हैं या फ्लड है, यानी कि बाढ़ आती रहती है, तो ऐसी जगह पे जो आपकी प्रोडक्शन यूनिट होगी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होगी, ठीक है। तो ये सब फैक्टर भी हमें देखने होते हैं जब किसी प्लांट का सिलेक्शन करते हैं। रॉ मटेरियल की प्रॉपर अवेलेबिलिटी हो पाएगी या नहीं, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है उस लोकेशन का, ये सब फैक्टर हमें कंसिडर करना होता है। नेक्स्ट हमारा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है। नेक्स्ट वन है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब भाई जब लेबर ही नहीं मिलेंगे, इजीली अवेलेबल हो पाएंगे, तो कंपनी का प्रोडक्शन कहाँ से होगा। नेक्स्ट वन इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल एंड पावर,
अब मेन चीज़ तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो आपकी उसको रन करने के लिए आपका फ्यूल एंड पावर है, उसकी प्रॉपर अवेलेबिलिटी हो पा रही है नहीं। जो अदर मिसलिनियस फैक्टर हैं, दैट इज़ पॉलिटिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट, प्रेजेंस ऑफ सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज एंड सर्विस नियर बाई। जैसे कि कोई कार मैन्युफैक्चर कंपनी है तो उसकी जो सब वेंडर्स कंपनीज़ हैं वो ईजिली आसपास अवेलेबल हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं। तो ये आपका फैक्टर हो जाता है प्रेजेंस ऑफ सपोर्टिंग एंड industries and service nearby. Our next question is, what are the objective of a good plant layout? So the first point is द मूवमेंट ऑफ द वर्कर शुड बी मिनिमम। अब क्या कि जो भी हमारा प्लांट लेआउट है इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि आपने जो भी प्लांट सेटअप किया है तो उसका लेआउट स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि उसमें मशीनों का सेटअप कैसा हो, मटेरियल हैंडलिंग सेटअप कैसा हो, उसका वेयर हाउस कैसा है, यानी जो यहाँ पे रॉ मटेरियल रखा हुआ है वो ज़्यादा दूर ना हो मशीनों से, जो आपके वेयर हाउसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा फार ना हो। तो इससे क्या कि हर चीज़, हर एक फैक्टर किसी भी इंडस्ट्री में मैटर करता है। जो भी आपका प्रोसेस का सीक्वेंस है वो सीक्वेंस में होनी चाहिए। जो भी प्रोसेस हैं यानी कि ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं वो सीक्वेंस में होने चाहिए। ये नहीं कि किसी भी पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए पहले कोई प्रोसेस होना है, उसके बाद जो अगली प्रोसेस होनी है वो काफ़ी दूर हो जाए फर्स्ट प्रोसेस के पास से। तो ये सब चीज़ें मैटर करती है, ठीक है। तो उनमें क्या है कि जो पहला ऑब्जेक्टिव है, द मूवमेंट ऑफ द वर्कर्स शुड बी मिनिमम, यानी कि नेक्स्ट फर्स्ट प्रोसेस के बाद जो सेकंड प्रोसेस होनी है तो उनके बीच जो दो मशीनों के बीच का जो गैप हो वो काफ़ी ज़्यादा कम हो। तो इससे क्या कि जो वर्कर का मूवमेंट होगा वो बहुत ही मिनिमाइज हो जाएगा। एंड सेकंड वन इज इट शुड बी फ्लेक्सिबल टू एकोमोडेट चेंजेस इन द प्रोडक्ट डिज़ाइन। अब मान लीजिए कोई आपका प्रोडक्ट है, उसकी डिज़ाइन है, फर्दर कस्टमर ने आपकी पार्टी ने आपकी चेंजेस बता दिए, तो जो चेंजेस होने हैं वो इजीली अडॉप्टेबल हों आपके प्रोडक्ट में, आप उस चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर सको। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके लेआउट में। नेक्स्ट वन, इट शुड हैव अ स्पेस फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन। आपने जो भी प्लांट बनाया है, अब आपकी भाई प्रॉफिट अच्छी हो रही है, अर्निंग अच्छी हो रही है, आप उस प्लांट को और बढ़ाना चाहते हो, मशीन्स को बढ़ाना चाहते हो, तो प्रॉपर आपके पास स्पेस अवेलेबल हो कि आप अपनी इंडस्ट्री का एक्सपेंशन कर पाओ। नेक्स्ट हमारे शुड है लेड टू बेटर वर्किंग मेथड्स। अब जो आपके वर्किंग प्रिंसिपल है, मेथड, मशीन है, ये सब भी अच्छी होनी चाहिए। आप किस तरह के प्रोसेस को यूज़ करते हो, ट्रेडिशनल है या कन्वेंशनल अभी भी यूज़ करो, या कुछ आप मॉडर्न एडवांसमेंट की तरफ अप्रोच, मॉडर्न एडवांसमेंट को अप्रोच कर रहे हो, ये सब मैटर करता है, ठीक है। इट शुड लेड टू लेसर प्रोडक्शन टाइम। जो आपका प्रोडक्शन टाइम है इट शुड बी मिनिमम या लेस, वेरी लेस। इट शुड लेट टू रिड्यूस कैपिटल कॉस्ट। जो हमारी कैपिटल कॉस्ट है कम से कम हो, मिनिमम होगी, जितना ज़्यादा मिनिमम कैपिटल कॉस्ट होता ज़्यादा अच्छा होगा आपके प्रोडक्शन सिस्टम के लिए। नेक्स्ट हमारा इट शुड लेट टू बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी। द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज़ प्रोडक्ट क्वालिटी। किसी भी कंपनी की जो ब्रांड वैल्यू, ब्रांड बनाती है किसी भी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, वो होती है किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्ट क्वालिटी। मैं यहाँ पे रोलेक्स की वॉच है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है, वहाँ पे कोई नॉर्मल वॉच है 100-150 रुपये की मिल जाएगी। जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है, तो क्या है कि रोलेक्स ने पहले अपनी एक ब्रांड बना ली है अमंग द पब्लिक, तो ये मैटर करते हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फॉर अ गुड प्लांट लेआउट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, व्हाट आर एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ प्लांट लेआउट डिज़ाइन। अब कुछ प्रिंसिपल है, कुछ फैक्टर्स होंगे जिन्हें हमें कंसीडर करना होगा, क्या क्या होनी चाहिए। तो पहला है क्या हमारा इंटीग्रेशन। ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स लाइक वर्कर्स, मशीनरी, रॉ मटेरियल शुड बी इंटीग्रेटेड एंड अरेंज इन अ लॉजिकल मैनर। इसका मतलब है सिंपली इंटीग्रेशन का कि जो भी आपकी मशीन है, मैन है, मटेरियल है, वो सब प्रॉपर अरेंजमेंट में हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो सके, लेबर के वर्किंग आवर बढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का यूज़ हो सके, तो हमारी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मिनिमम मूवमेंट एंड हैंडलिंग। ये सबसे अच्छा जो आपका प्रिपरेशन टाइम होता है या किसी भी प्रोडक्ट में जो प्रोडक्शन टाइम होता है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को। जैसे कि हमने इससे पहले एग्जांपल लिया था लेबर वाला, कि आप पे कोई काम 4 दिन में फिनिश होता है, अगर कोई लेबर उसको 5 दिन में फिनिश करेगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी रेट है जो ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएगी, यानी कि आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी या कॉस्ट से फिर इसको भाई कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा मटेरियल फ्लो है। मटेरियल फ्लो प्रॉपर होना चाहिए। क्यूबिक स्पेस यूटिलाइजेशन, इन एडिशन टू यूजिंग फ्लोर स्पेस वी मस्ट ऑल्सो यूटिलाइज द एम्प्टी स्पेस अवेलेबल अप टू द सीलिंग। मोर मटेरियल can be accommodated in this manner. Raw material in boxes can be stacked one above the other. अब क्या क्यूबिक स्पेस यूटिलाइजेशन का, कि अब हमारा जो भी रूम होगा, जो भी जहाँ पे हम लोग काम करते हैं वो 3 डायमेंशनल होता है, ऑब्वियसली बात है। तो क्या कि अगर हमें कहीं रॉ मटेरियल का स्टोरेज है या वेयर हाउसेस में जो मेरे स्टोरेज
वेयर हाउसेस हैं, वहाँ पे हम लोग रैक्स का यूज़ करें। रैक्स के यूज़ से क्या होगा कि हम वर्टिकली चीज़ों को भी स्टोर कर पाएंगे अच्छे से। तो इसमें जो भी हमारा स्पेस का यूटिलाइजेशन है, जो कि हमारा था लैंड प्रोडक्टिविटी था, उस फैक्टर को हम लोग यहाँ से इम्प्रूव कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा सेफ़ इन्वायरमेंट है। सेफ़ इन्वायरमेंट है, वर्किंग प्लेसेस शुड बी सेफ, वेल वेंटिलेटेड, फ्री फ्रॉम डस्ट, नॉइस, फ्यूम्स, ऑडर्स एंड अदर हैजार्ड्स। ये हमारा सेफ इन्वायरमेंट का फैक्टर था। नेक्स्ट हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट यूजिंग वर्ड है इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। फ्लेक्सिबिलिटी का सिंपल सा होता है कि जो भी हमारे प्रोडक्ट में अगर इन फ्यूचर या कस्टमर की डिमांड पे कोई भी चेंजेस आने तो उसको इजीली अडॉप्ट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट विद इट्स देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो हमारा जो पहला है प्रोडक्ट और लाइन लेआउट, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार इस बार इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इसको क्वेश्चन के पेपर में आने के। ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट लेआउट है is the one of the in which each machine is located according to the operation sequence required in producing one product or group of related products. In this layout, materials are worked out into finished products through a series of integrated operation that is arranged in a straight line order. ठीक है, this type of layout is very popular in mass production. And the first point is, in this layout only one product or one type of product is produced in an ऑपरेटिंग एरिया। ठीक है, तो क्या कि जो आपका प्रोडक्ट लेआउट होता है बेसिकली ये होता है मास प्रोडक्शन के लिए या कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन में जो हमारी प्रोडक्ट जिनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है उनके लिए बेस्ट सुटेबल प्लांट लेआउट होता है वो हमारा प्रोडक्ट और लाइन लेआउट। इसमें क्या कि जो भी हमारे ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं वो सब सीक्वेंस वाइज होते हैं, यानी कि जैसे कि स्प्रिंग मैन्युफैक्चर कोई कंपनी, ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो रॉ मटेरियल आता है वो रॉड के फॉर्म में आएगा। अब रॉड के फॉर्म में होता है तो पहले उसकी क्वालिटी टेस्ट होती है प्रोडक्ट की, उसके बाद उसकी स्ट्रेटनिंग होती है, स्ट्रेटनिंग के बाद उसकी हीट ट्रीटमेंट होता है, हीट ट्रीटमेंट के बाद वो फर्नेस में जाती है, फिर से उसकी क्वालिटी चेक होती है इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो सीक्वेंस होता है कि उसको हाई टेम्परेचर पे हीट अप करके अप बिलो दी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर उसको हीट करके एकदम स्प्रिंग के फॉर्म में चेंज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे उसको गर्म करते हैं। फिर उसके बाद उसकी टर्निंग होती है, टर्निंग के बाद उसकी टेपरिंग होगी। इस तरह से हमारी स्प्रिंग बनती है। तो क्या कि जो भी एक ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं वो सीक्वेंस में होते हैं। ठीक है, तो हमारा बेसिकली जो आपका प्रोडक्ट या लाइन लेआउट होता है वो होता है स्टेप बाय स्टेप होता है। इस डायग्राम से आप इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इसके एडवांटेजेस क्या हैं। इट लोवर्स द ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग टाइम एज प्रोडक्ट अंडर इट प्रोसीड्स रैपिडली फ्रॉम ऑपरेशन विदाउट एनी हैंडलिंग डिलेज। अब इसमें क्या है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है वो पहली मशीन से परफॉर्म हुआ, पहली मशीन से दूसरी पे गया, दूसरे तीसरे पे, इस तरह से जो भी प्रोसेस होनी है, वर्किंग ऑपरेशंस होने हैं, वो सब सीक्वेंस में लगे हैं। तो इससे कि जो प्रोडक्ट की जो हैंडलिंग टाइम है, डिले टाइम है, प्रोडक्ट की जो आपकी प्रिपरेशन टाइम है टू परफॉर्म द ऑपरेशन, ये काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्या, लेस स्किल्ड वर्कर मे बी सफिशिएंट टू ऑपरेट मशीन्स, लेस स्पेस इज नीडेड फॉर प्लेसिंग मशीन, देयर इज मिनिमम ऑफ हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, देयर इज लेस वर्क इन प्रोसेस। इसमें क्या कि जो एक फैक्टर यूज़ किया कि लेस स्किल्ड वर्कर मे बी सफिशिएंट टू ऑपरेट मशीन्स का सिंपल सा मतलब ये है कि अब एक ही तरह का प्रोडक्शन हो रहा है, एक ही तरह की आपकी जो वर्किंग होनी है, प्रोसेस ऑपरेशन होना है, तो कोई भी अगर थोड़ा एक्सपीरियंस वर्कर भी है तो इसको इजीली ऑपरेट कर सकता है। इससे कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। व्हेन द प्रोडक्ट और डिज़ाइन चेंजेस द लेआउट ऑफ मशीनरी आल्सो रिक्वायर्ड टू चेंज। अब मान लीजिए कि पहले ड्रिलिंग होना है किसी में, फिर उसके बाद आपकी कटिंग होनी है, फिर वेल्डिंग है, वेल्डिंग के बाद सरफेस ग्राइंडिंग होकर फिर आपकी फाइनल में मिलिंग होनी है। इसलिए अब आपकी पहले प्रोडक्ट में ये प्रोसेस होनी थी। अब प्रोडक्ट की डिज़ाइन में कुछ चेंजेस आ गए। अब कटिंग के बाद ड्रिलिंग के बाद आपकी वेल्डिंग हो जाए या मिलिंग हो जाए तो क्या कि अब सीक्वेंस में चेंज आया, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि मशीनों का अरेंजमेंट भी आपको फिर से चेंज करना पड़ेगा, जो कि डिफ़िकल्ट हो सकता है कई बार पे। नेक्स्ट हमारा ऑल मशीन्स इन द अरेंजमेंट can't be used to their maximum capacity as in the case of process layout। ठीक है, नेक्स्ट हमारा द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट राइसेस विद अ फॉल इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन।
अब क्या है कि इस तरह का जो लेआउट होता है उसमें कि अगर वॉल्यूम जो आपकी नंबर ऑफ़ यूनिट्स है अगर वो कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, तो क्या है कि आपकी जो कॉस्ट होगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी प्रोडक्ट की, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। ये बेसिकली है, जैसे कि हमने पहले बताया, मास प्रोडक्शन या कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन में ये यूज़ होता है ये लेआउट। नेक्स्ट हमारा जो आता है प्रोसेस और फंक्शनल लेआउट। प्रोसेस या फंक्शनल लेआउट, ये भी अच्छा स्ट्रक्चर होता है। ये बेसिकली इंटरमीडिएट प्रोडक्शन के लिए होता है। प्रोसेस लेआउट इज one in which all machines of same types are grouped together. In these machines are arranged according to the nature and type of the operation. अब जैसे कि आपकी सीएनसी मशीन में भी कई तरह के ऑपरेशन होते हैं, तो इस तरह का जो आपका प्रोसेस लेआउट होता है या फंक्शनल लेआउट होता है, इसमें एक तरह की मशीन एक तरह ग्रुप में करके रखी जाती है। जैसे कि जितनी भी ड्रिल मशीन है, ड्रिल मशीन वाली एक कंपनी में एक से ज़्यादा ड्रिल मशीन है, ठीक है, अलग अलग साइज़ की, अलग अलग विड्थ की, अलग अलग तरह की ड्रिल्स होती हैं, तो उनको एक जगह पे रखा जाए, उनकी अरेंजमेंट एक तरह की होगी। अब मिलिंग मशीन है, वर्टिकल मिलिंग मशीन है, हॉरिजॉन्टल है, किसी एंगल पे होनी है, टेपरिंग पे, तो क्या कि इनको एक तरह पे रखा जाएगा। सरफेस ग्राइंडिंग की जो मशीन्स है, इनको एक जगह ग्रुप करके अलग अलग रखा जा अरेंजमेंट होती है। तो ये हमारा जो इस तरह का जो प्लान लेआउट होता है, ये हमारा कहता है प्रोसेस ऑफ फंक्शनल लेआउट। ये इसका डायग्राम है फंक्शनल लेआउट का। आप क्या है कि जो भी हमारा इंडस्ट्रियल का पेपर है, इसमें आपकी स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप किस तरह से क्वेश्चन को लिख रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें डायग्राम बना के शो करने का क्वेश्चन को। तो क्या डायग्राम स्पेस भी अच्छा लेता है, और डायग्राम आपका 25% तक की आपके आंसर को एक्सप्लेन कर देता है, ओनली डायग्राम। देखिए इसमें देख सकते हैं कि आपकी लेथ लगी है, ये आपका जो भी पूरा है, यहाँ पे आपकी लेथ लगी है। आपकी जो प्रोडक्ट है ए, पहले लेथ में आया, लेथ से मिलिंग पे गया, मिलिंग के बाद कटिंग पे, कटिंग के बाद देन फिनिशिंग होके फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। और हमारा कोई प्रोडक्ट भी है, वो भी लेथ से हुआ, लेथ के बाद आपकी प्रेसिंग हुई, प्रेसिंग के बाद वो आपका जा रहा है मिलिंग पे, और फिर देन शिपिंग से होके फाइनल प्रोडक्ट निकल रहा है। तो ये अलग अलग तरह के प्रोसेस होते हैं। ये आपका प्रोसेस लेआउट का बेसिक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट वन है एडवांटेजेस ऑफ प्रोसेस लेआउट। इट इज़ सिमिलर जॉब एंड मशीन सुपरविजन इज सिंपल, less number of machines required, great incentive for each worker is possible to raise the level of performance, better control on precision and complicated process is possible, layout is flexible। अब इस लेआउट की जो वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज होते हैं वो ये है कि जो भी इसमें आपका जो वर्कर है उसको हर बार कुछ नया सीखने को मिल सकता है, ठीक है। और इसमें डिज़ाइन में आपके मॉडल में कोई चेंजेस आ रहे हैं, डिज़ाइन में चेंजेस आ रहे हैं, तब वो चेंजेस को आप इजीली अडॉप्ट कर सकते हो। तो ये आपका था सिंपल सा कुछ एडवांटेजेस थे ऑफ प्रोसेस और फंक्शनल लेआउट के। ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। मोर फ्लोर एरियाज नीडेड होगा, जो भी आपकी लैंड है इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेगा। मटेरियल हैंडलिंग इसमें काफ़ी भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि भाई अब आपका इस डायग्राम में देख सकते हैं कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, पहले लेथ से जा रहा है, लेथ के बाद बिलिंग है, बिलिंग के बाद कटिंग में, अब कोई ऑपरेशन में अगर चेंजेस आ गए तो जो मटेरियल हैंडलिंग होती है इनसाइड द प्लांट वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है इस लेआउट में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है फिक्स्ड पोजिशनल लेआउट। जो हाँ एक चीज़ और, जो प्रोसेस लेआउट होता है बेसिकली यूज होता है इंटरमीडिएट में बैच प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और जो आपका ये फिक्स्ड लेआउट है या स्टैटिक प्रोडक्ट लेआउट है, इसका तीसरा नाम है प्रोजेक्ट लेआउट। ये बेसिकली सबसे यूज़ होता है जॉब टाइप प्रोडक्शन के लिए। जॉब टाइप प्रोडक्शन में क्या आता है, जैसे हमारे शिप बिल्डिंग हो गई और शिप मैन्युफैक्चरिंग हो गई, एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग हो गई, जो हाईवी जॉब्स होते हैं उनमें ये प्लांट का जो लेआउट है ये यूज़ होता है। इसमें क्या है कि आपकी जो जॉब है, यानी जो आपका वर्क पीस है वो एक जगह फिक्स होगा, बाकी जो मशीनरी है वो मूव होती हैं, ठीक है। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। रिड्यूस्ड टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है, मिनिमम मटेरियल मूवमेंट है पॉसिबल। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। इसमें क्या है कि मिनिमम मटेरियल का मूवमेंट है, जो आपकी जॉब है वो एक जगह फिक्स है, जो भी आपकी मशीनरी है वो मूव करती है, तो क्या है कि मटेरियल हैंडलिंग बचती है इसमें। फ्लेक्सिबिलिटी इन चेंजिंग द प्रोडक्ट वैरायटी, इसमें जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसकी डिज़ाइन में या कुछ भी फैसिलिटीज़ में इसकी चेंजमेंट करनी है वो इजीली अडोप्टेबल होते हैं। नेक्स्ट हमारा रिड्यूस टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है। ये आपके कुछ एडवांटेजेस थे जॉब प्लांट लेआउट के या फिक्स्ड पोजीशन लेआउट के। कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। लो कंटेंट ऑफ प्रोग्रेस है, इसी क्योंकि मशीन का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो आपकी जॉब एक जगह फिक्स है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग भी होती है, तो इसलिए इसका जो टाइम होता है किसी भी वर्क को करने में, किसी जॉब को कंप्लीट करने में काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है।
लो यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर एंड इक्विपमेंट। अब मशीन इसमें जो काफ़ी ज़्यादा मशीन का मूवमेंट होता है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम यूटिलाइज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मशीन्स टू परफॉर्म द ऑपरेशंस। जैसे कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट कंप्यूटर एडिट लेआउट डिज़ाइन। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि जो भी हमारा लेआउट होगा उसको हम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर इसको बनाएंगे। एडिट का सिंपल मतलब है विद द हेल्प ऑफ। द की एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर एडिट लेआउट इज द रिप्रेजेंटेशन and manipulation of the following three types of information: numeric information, space required for any activity, total flow between the two activity. Next हमारा logic information है, preferences of the design, that is the activity relationship chart. next हमारा graphical information। क्या है numeric information है, इसमें क्या है कि ये बताती है कि हमारे प्लांट मशीन में या ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास कितनी मशीन्स हैं, ठीक है, उनके एक मशीन से दूसरे मशीन तक किसी भी मटेरियल को जाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, और अगर उनको कितनी ज़्यादा पास रखें कितनी ज़्यादा दूर रखें तो उनको जो है कितना में अफेक्ट करेगा उसकी प्रोडक्टिविटी रेट को। तो ये न्यूमेरिक था। नेक्स्ट हमारा लॉजिक है, ये हमारे जो भी किसी ऑपरेशन के बाद कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, ये सब इन सब बातों को बताता है। नेक्स्ट हमारा ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, ड्राइंग ऑफ द ब्लॉक प्लान। अब क्या कि एक जो पहला ब्लॉक प्लान का लेआउट प्रिपेयर करेगा ग्राफिकल, अंडर द ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन। और नेक्स्ट हमारा इन कंप्यूटराइज मेथड ऑफ लेआउट डिज़ाइन वी हैव टू टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम। पहला कंस्ट्रक्टिंग टाइप ऑफ, नेक्स्ट हमारा इम्प्रूवमेंट टाइप एल्गोरिदम। इसमें कंस्ट्रक्टिव में क्या होगी, सबसे पहला बेसिक जो आपका ब्लॉक डायग्राम बना के देगा लेआउट का, वो आपका कंस्ट्रक्टिव होगा। और अगर उसमें हमें कुछ चेंजेस करने हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट तो वो हमारा आ जाएगा इम्प्रूवमेंट टाइप एल्गोरिदम में। आपकी जो कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम भी है ये दो टाइप की है, ऑटोमेटेड है और नेक्स्ट हमारा कंप्यूटराइज्ड रिलेशनशिप प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लाइन बैलेंसिंग, एक्सप्लेन इट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है इसके इस बार एग्जाम्स में आने के। सो लाइन बैलेंसिंग बेसिकली क्या है कि एक वर्ड यूज़ होता है बॉटल नेकिंग। बॉटल नेकिंग का मतलब है कि आपकी कोई एक सपोज कि कोई पानी की बॉटल है, ठीक है, तो क्या है कि पूरी ऊपर तक फिल है। अब क्या क्या आप उसको उल्टा करेंगे तो पानी गिरेगा, तो ऐसा नहीं कि पूरा पानी एक बार में गिर जाएगा। तो क्या कि बॉटल का जितना आपका डाया होगा उसके आउटसाइड पे कैप का उतना ही पानी निकलेगा। तो क्या पानी स्टक हो जाता है ये, और धीरे धीरे जिस स्पीड से अगर थोड़ा एंगल पे अगर आप गिराते हैं पानी निकलता है, तो क्या क्या आप एकदम वर्टिकल एकदम अपोजिट कर देंगे तो वो पानी काफ़ी देर में निकलता है बॉटल का। तो बॉटल नेकिंग बेसिकली क्या है कि आपको एक मशीन है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी थी, कोई हमारी दो मशीन्स है, ठीक। अब एक ए मशीन की जो ऑपरेशन परफॉर्म होना है उसमें आपको 5 मिनट लग रहा है, ठीक है, तो क्या है कि 10 मिनट में वो 2 पीस बना देगी। और आपकी जो बी मशीन है वो एक ऑपरेशन परफॉर्म करने में 10 मिनट का टाइम ले रही है, ठीक है। तो क्या कि पीछे से तो आपको 10 मिनट में 2 मिल रहे हैं, अब आगे 10 मिनट में एक ही परफॉर्म हो पा रहा है। तो क्या जो बी मशीन के पास जो टू परफॉर्म द ऑपरेशन जो आपके नंबर ऑफ़ पीसेस होंगे काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो बी मशीन में जब तक ऑपरेशन होगा नहीं तब तक आगे का कोई दूसरी मशीन का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो ये जब बी मशीन के पास जो स्टॉक हो गया है नंबर ऑफ़ पीसेस का, ये होती है हमारी बॉटल नेकिंग, ठीक है। तो जो हमारा लाइन बैलेंसिंग है ये वन ऑफ द मेजर फैक्टर होता है इन ऑर्गेनाइजेशन, ये हमें ज़रूर कंसिडर करना चाहिए टू अ बेस्ट प्लांट लेआउट, ठीक है। लाइन बैलेंसिंग की पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लाइन बैलेंसिंग इज लेआउट मीन्स बैलेंसिंग the production or assembly line, particularly in product layout. It may arise due to the fact that the production capacity of each machine in the sequence is not identical. मतलब कि यानी कोई भी मशीन हमारी एक तरह की नहीं है। अब जैसे कि ड्रिलिंग में आपके 5 मिनट टाइम लग रहा है, अगली बार आपकी वेल्डिंग करने में आपको आधे घंटे का टाइम मिल जा सकता है। तो क्या है कि दोनों ऑपरेशन में फ़र्क है, तो दोनों मशीनों में टाइम का भी फ़र्क आ रहा है, ठीक है। ये इसका सिंपल सा मतलब था। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं कि सपोज करें देयर आर 3 वर्क स्टेशन ए बी एंड सी, ठीक है, जिसमें हमारी मशीन ए टाइप की मशीन है, बी टाइप की मशीन है और सी टाइप की मशीन है। अब ए मशीन की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो आपकी 25 यूनिट्स है, बी की 50 है एंड सी की 100 पीसेस पर आवर है कैपेसिटी। तो क्या है कि अब जो लाइन बैलेंसिंग होगी, अब हमें ऐसे प्रोडक्शन के लिए ए टाइप की 4 मशीनें चाहिए होंगी, बी टाइप की आपकी 2 ही मशीनें चाहिए होंगी और सी टाइप की 1 चाहिए होंगी। तो
इस तरह का जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे जो हमारा प्रोडक्शन लाइन है वो अफेक्ट नहीं होगी। तो ये हमारी लाइन बैलेंसिंग कहलाती है, सिंपल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मटेरियल हैंडलिंग, राइट इट्स इम्पॉर्टेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मटेरियल हैंडलिंग। ये आपके कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग में भी आया था। सबसे जो मेजर और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है मटेरियल हैंडलिंग, क्योंकि अगर आपके किसी भी प्लांट में ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल हैंडलिंग अगर बेस्ट है तो जो आपका प्रिपरेशन टाइम है, मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है, ट्रांसपोर्टेशन टाइम है, वो रिड्यूस हो जाएगा। जहाँ पे टाइम का फैक्टर अगर आपने किसी भी प्रोडक्शन में रिड्यूस कर लिया तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी रेट है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हमारा डेफिनेशन है पहले मटेरियल हैंडलिंग की, इट रिफर्स टू द movement of materials from the storeroom to the machine and from machine to the next during the process of manufacture. Material handling is the art and science involving the movement, packaging and storing of substances in any form. अब क्या है मटेरियल सिंपल सा है कि आपने जो जहाँ पे आपका रॉ मटेरियल स्टोर्ड है वहाँ से मशीन पे कैसे आ रहा है, किस मूवमेंट थ्रू आ रहा है, भाई कोई लेबर लेके आ रहा है, कोई मशीन लेके आ रही है, रोबोट्स लेके आ रहे हैं, कन्वेयर बेल्ट्स लगी होती हैं, कहीं पे जीवी होते हैं, यानी कि ऑटोमेटेड गाइडेंस व्हीकल होते हैं। ये सब जो हमारे इक्विपमेंट यूज़ होते हैं फॉर द यूज़ ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। ठीक है, क्या कि किसी भी कंपनी में जो मटेरियल हैंडलिंग का प्रोसेस है, सिस्टम है, वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होना ही चाहिए। अब मशीन के एक मशीन में ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद एक मशीन से दूसरे मशीन में आपका मटेरियल वो कैसे जा रहा है, या फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद आपकी जो वेयर हाउसेज स्टोरेज हाउसेज वहाँ पे कैसे जा रहा है। ठीक है, जो आपके मटेरियल हैंडलिंग जो आपका टाइम है वो मिनिमम होना ही चाहिए। इसके क्या इंपॉर्टेंस है, द मटेरियल हैंडलिंग प्रॉब्लम इज मस्ट बी स्टडीड एट द टाइम ऑफ प्लानिंग द वेरियस मशीन्स एंड टूल्स बिफोर द इरेक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। अब क्या कि जो हम किसी प्लांट बनाते हैं, अपना कोई भी बिल्डिंग करते हैं, तो वहाँ पे हमें सबसे पहले जो मेजर फैक्टर है कि मटेरियल हैंडलिंग को आपको कंसीडर करना चाहिए। यानी कि ऑपरेशन ए होने के बाद ऑपरेशन बी में जब आपकी कोई वर्क पीस जाएगा तो ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो। इससे क्या है कि आपकी प्रोडक्शन जो टाइम होगा, लेट टाइम, प्रिपरेशन जो प्रिपरेशन टाइम होगा वो काफ़ी ज़्यादा एक्सीड हो जाएगा, जो इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा आपकी कॉस्ट को। नेक्स्ट हमारा मटेरियल हैंडलिंग इज एन एसेंशियल कंसिडरेशन इन डिजाइनिंग न्यू प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। इसके मटेरियल हैंडलिंग के फंक्शंस क्या है, द मूवमेंट एंड पोजिशनिंग ऑफ परचेज मटेरियल फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरेज। अब क्या कि आपने रॉ मटेरियल को परचेज किया, परचेज होने के बाद आपकी उसमें यूनिट में आ गया और उसके बाद उसको आपको स्टोर करना है। ठीक है, तो क्या कि आप उसको जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर जहाँ से आपने परचेज़ किया है मटेरियल को वहाँ पे ला के अपने स्टोर रूम में रखेंगे, स्टोर्स में रखेंगे, तो आप उनका कैसे स्पेस यूज़ कर सकते हैं, किस तरह के मेथड यूज़ करते हैं फॉर द मटेरियल हैंडलिंग टू मिनिमाइज द टाइम। ठीक है, फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल। और फिर आपके जो रॉ मटेरियल जहाँ पे स्टोर में रखा हुआ है वहाँ से मशीन तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, किस मेथड से जा रहा है। ठीक है, इससे फैक्टर्स होते हैं। द मूवमेंट ऑफ मटेरियल विद इन डिपार्टमेंट्स फॉर पर्पज ऑफ टेम्परेरी स्टोरेज और पोजिशनिंग फॉर यूज एज इट्स मशीन फॉर वर्क प्लेस। द मूवमेंट एंड पोजिशनिंग ऑफ फिनिश्ड स्टॉक ऑफ द पर्पज ऑफ द स्टॉकिंग और सेल। अब जब हमारा फिनिश प्रोडक्ट है वो कैसे आपके स्टोरेज जो वेयर हाउसेस है वहाँ पे कैसे जा रहा है। तो ये आपके बेसिकली फंक्शंस हो गए मटेरियल हैंडलिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग डिवाइसेस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी सिम में भी आया था, उसमें आपको बताना था कि किस तरह के हमारे मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम होते हैं या क्या क्या होता है। इसके अभी सिम के पेपर में ही आया हुआ था। पहला है आपका डेफिनेशन आपके जो है इंडस्ट्रियल ट्रक्स। These are a large variety of powered and non-powered equipment used for transporting material and equipment on the shop floor. This class of equipment includes forklift trucks, hand carts and ट्रैक्टर ट्रेलिंग रिक्स। जो हमारे कई कई टाइप के ट्रक्स होते हैं जो इनसाइड द इंडस्ट्री यूज़ होते हैं वो आप कहते हैं इंडस्ट्रियल ट्रक्स। जैसे कि कुछ ट्रॉलीज़ हैं, कुछ ये क्या कि मैं सिंपल इनको मैन इनपुट दे के, मैन पावर दे के इसको ट्रांसपोर्टेशन होता है इसमें मटेरियल का, कार्ट्स होती हैं, या कुछ ट्रक्स होते हैं, कुछ व्हीकल्स होते हैं, वो आपके होते हैं इंडस्ट्रियल ट्रक्स में फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑटोमेटेड गाइडेंस व्हीकल। ये अच्छा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला किसी भी फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में यूज़ होने वाला सबसे फॉर द पर्पज ऑफ मटेरियल हैंडलिंग सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो आपका डिवाइस है या एक तरह का मशीन है वो आपकी AGV ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल। इंपॉर्टेंट है काफ़ी है। दीज आर द बैटरी पावर्ड ड्राइवर लेस। ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटेड ऑब्वियसली बैटरी ड्राइवर लेस होगा। व्हीकल्स फॉर ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्ट ऑफ पार्ट एंड टूलिंग ऑन द शॉप फ्लोर। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आधे पेज का आंसर तो आप इसी में लिख सकते हो, सिर्फ ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल के ऊपर लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा दीज मूव ऑन फिक्स्ड पाथ्स लेड अंडर
नेथ द फैक्ट्री फ्लोर एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम वर्क स्टेशन टू स्टोरेज लोकेशन एक्सेट्रा। बेसिकली ये सिंपल आपका पाथ फॉलोइंग जो रोबोट होते हैं, हम लोग कई तरह कॉम्पिटिशन उसमें आपने देखा होगा, पाथ फॉलोइंग रोबोट्स होते हैं उसी तरह करता है, क्योंकि एक पाथ इसको पर्टिकुलरली डिफाइन कर दिया जाता है आईआर सेंसर की हेल्प से। तो क्या है कि आईआर सेंसर जो जहाँ पे वो पाथ मिलेगा, प्री डिफाइंड पाथ होते हैं कि यहाँ से निकलेगा यहाँ पे जाएगा व्हीकल, उसी पे ये वर्क करता है, इसी प्रिंसिपल पे। इसमें कोई आपका लेबर नहीं होता है, सिंपली इसमें बैटरी से ऑपरेटेड होता है। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है कन्वेयर्स, कन्वेयर बेल्ट होती हैं, ठीक है। इसमें आपको सबसे अच्छा मिल सकता है कि जो ग्रेविटेशनल बेल्ट होती है, यानी कि आपकी हाई पोजीशन से लोअर पोजीशन, हाई हाइट से लो हाइट पे जब आपका मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो वहाँ पे हम ग्रेविटी का यूज़ करने का प्रिंसिपल यूज़ करते हैं और कन्वेयर बेल्ट्स में, ठीक है। कन्वेयर बेल्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है इनसाइड द इंडस्ट्री। It transport material of relatively uniform size and weight with a moderate to high frequency. Conveyor can be used to move material as well as position fixture for workers along a production line, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है क्रेन्स एंड होइस्ट, जो आपके कभी किसी इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कि ओवरहेड क्रेन्स होती हैं, होइस्ट होते हैं, ये सब आपके भी इक्विपमेंट फॉर द पर्पज ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। ये क्या है कि हैवी जो वेट के आपके जो रॉ मटेरियल होते हैं उनको मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था, हमारे पीयूटी एग्जाम्स में भी ये पूछा गया था। जो हमारा है प्लानिंग, द प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग इन ऑल मटेरियल हैंडलिंग एक्टिविटीज़ इज़ नीडेड फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन। अब क्या है कि कोई भी चीज़ अगर प्लान करके की जाती है तो ऑब्वियसली बात है एफिशिएंट होती है इन द इम्प्लीमेंटेशन। इसके हमारा सिस्टम एनालिसिस की, हमारे पास क्या क्या मशीन्स है, क्या क्या सिस्टम है, क्या प्रोसेस बस कहाँ पे कैसे मटेरियल जाना है, जो भी स्टोरेज है वहाँ से कब कितना वेट का निकलना है, तो ये सब क्या हमारा आता है सिस्टम एनालिसिस में। नेक्स्ट हमारा मटेरियल फ्लो, इमीडिएट फ्लो ऑफ मटेरियल लेट्स टू बेटर प्लांट लेआउट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सिंप्लीफिकेशन, क्या कि जो आपका मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने, कॉम्प्लेक्स होगा तो ऑब्वियसली बात टाइम टेकिंग हो जाएगा, और जो भी लेबर होंगे इनसाइड द इंडस्ट्री, वैसा तो है नहीं कि मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम में सिर्फ मटेरियल फ्लो करेगा, वो उसको पिक करके मशीन पे भी आना है, तो विद ये होगा विद हेल्प ऑफ रोबोट्स या आपका मैन पावर से। तो ये जो आपका सिस्टम मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल भी होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा यूज़ ऑफ ग्रेविटी, जैसे कि अभी हमने कन्वेयर बेल्ट की बात की थी, तो ये काफ़ी जो ग्रेविटी का यूज़ होगा, इससे क्या कि हम जो भी इनपुट में पावर देंगे उसका मिनिमम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भाई जो कन्वेयर जो बेल्ट होती हैं जो प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं ग्रेविटी के, उसे उसमें हम लोगों को एनर्जी इनपुट में नहीं देनी पड़ेगी। जैसे हमारा स्पेस यूटिलाइजेशन, जो प्रॉपर हम लोग रैक्स का वर्टिकली स्पेस यूज़ करके रो वाइज या रो एंड कॉलम वाइज यूज़ करेंगे, ठीक है, स्टोरेज में। जैसे हमारा यूनिट साइज़, जो आपका यूनिट साइज़ है वो एक फिक्स हो कि मिनिमम साइज़ में आपका मैक्सिमम प्रोडक्ट आ सके। नेक्स्ट हमारा मैकेनाइजेशन, हैंडलिंग ऑपरेशन शुड बी सिंप्लीफाइड बाय मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन में क्या है कि आपने कुछ इस तरह के इक्विपमेंट्स डेवलप किए हुए हैं अपने इंडस्ट्री में रखे हुए हैं, जिनसे कि मैन का या लेबर का इनपुट कम से कम लगे। तो अब कोई हैवी वेट मशीन है, जो आपका मटेरियल है वो अकेले मैं लेबर तो उठा नहीं पाएगा, अगर आप कोई ऑटोमेटेड सिस्टम लगाते तो आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। तो कुछ इस तरह का मैकेनिज्म आपको अपने करना है इनसाइड द इंडस्ट्री कि जो मटेरियल की कॉस्ट है, टाइम है, वो भी कम से कम हो सके। नेक्स्ट हमारा ऑटोमेशन, ऑटोमेशन इज़ बेस्ट होगा आपके मटेरियल सिस्टम के लिए, क्योंकि ऑटोमेशन में क्या है कि आप टाइम बचा सकते हो, बट क्या है कि थोड़ा कॉस्टली होता है। नेक्स्ट हमारा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, ये भी अच्छा क्वेश्चन है हमारा। पहला मैनुअल है। मैनुअल में क्या है कि इन फैक्ट्रीज वेयर द वर्क इज रिपीटेटिव नेचर द जॉब कैन बी अलाउड टू एक्यूमुलेट बाय द ऑपरेटर एट वन प्लेस टिल इट्स वर्थवाइल to get them carried away by a laborer either singly or in bundles, boxes, bags and trays. Here a laborer act as a handling device in bringing the raw materials for the operator and carrying away the finished good। इसमें क्या क्या अगर आपके कोई लो वेट के जो आपका रॉ मटेरियल है उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पिक एंड ड्रॉप करना है, तो आपके जो सिंपली लेबर होते हैं वो मैनुअली इस काम को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। या कुछ इक्विपमेंट यूज़ कर लेंगे, टूल्स यूज़ कर लेंगे, ठीक है, जैसे कार्ट्स हो गई या कुछ अदर जो हमारे टूल्स एंड ट्रॉलीज हैं, व्हील बैरोस, हैंड क्राफ्ट हैं, ये सब हमारे यूज़ होते हैं इन द मैनुअल हैंडलिंग में। नेक्स्ट हमारा मैकेनिकल हैंडलिंग में, मैकेनिकल हैंडलिंग हमारी कई तरह की होती है। लिफ्टिंग एंड लोअरिंग डिवाइसेस है, आगे ब्लॉक एंड टैकल हैं, विनरीज हैं, होइस्ट हैं, एलिवेटर हैं एंड पिलर क्रेन्स हो गई। नेक्स्ट हमारा ट्रांसपोर्टिंग डिवाइसेस, जैसे हैंड ट्रक हो गया,
व्हीलर और बॉक्स ट्रक हैं, कास्टर्स हैं, नैरो गेज माइन टॉल रोड हैं, कार पुलर ट्रेलर्स हैं, ये सब आपके ट्रांसपोर्टिंग डिवाइसेस होते हैं। जैसे कि आपने माइनिंग जो आपकी कहीं पे देखा होगा, तो वहाँ पे क्या कि ट्रॉलीज यूज़ होती हैं, जो जैसे रेल की ट्रेन की पट्टी के जैसे होती हैं ट्रॉलीज, वो होती हैं आपकी नैरो गेज माइन टॉल रोड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कॉम्बिनेशन डिवाइसेस है, इससे स्पायरल शूट हैं, क्रेन ट्रक हैं, ट्रॉली हैं, फॉर्म वे स्किड एंड लो लिफ्ट ट्रक, ये आपके कॉम्बिनेशन डिवाइसेस होंगे। नेक्स्ट हमारा ओवरहेड मूवमेंट्स, जैसे जिप क्रेन्स है, ओवरहेड स्किड प्लांट है, जेंट्री क्रेन्स है, मोनोरेल्स हैं और ब्रिज क्रेन्स है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रोसेस प्लानिंग। ये अच्छा क्वेश्चन है। प्रोसेस प्लानिंग क्या है कि द प्रिपरेशन ऑफ डिटेल वर्क प्लान, यानी कि अब किस ऑपरेशन के बाद कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, क्या मटेरियल हैंडलिंग कैसा होगा, ठीक है, और उसके बाद जो प्लांट का लेआउट है वो किस टाइप का होगा, मटेरियल हमें कितना चाहिए, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, ठीक है, उसकी प्लानिंग कैसे कैसे होनी, सब हमारा फॉल करता है अंदर द प्रोसेस प्लानिंग। डिटरमाइन द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ये बताता है, द मशीन यूज्ड फॉर ईच ऑपरेशन है, टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज्ड है, रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल है, द ग्रेड ऑफ वर्कमैन रिक्वायर्ड। ये जो आपकी प्रोसेस प्लानिंग है उससे आप डिफाइन कर सकते हैं कि हमें किस तरह की मशीन चाहिए, किस तरह का रॉ मटेरियल चाहिए, कितना मटेरियल चाहिए, उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, उसके लिए लेबर किस तरह का चाहिए, क्या क्या लेबर की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कितने लेबर चाहिए। ठीक है, ये सब हमारा इवेल्यूट कर लेते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस सिलेक्शन। अब हम क्या कि किस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किस तरह के हम लोग प्रोसेस का सिलेक्शन करते हैं, वो हमारा आता है प्रोसेस सिलेक्शन में। जो सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस की बेसिक डेफिनेशन है कि द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड शुड बी सिलेक्टेड फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। द रिलेशन आल्सो डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स: डिलीवरी स्केड्यूल, इफ द डिलीवरी हैज़ टू बी मेड क्विकली इवन कॉस्टलियर प्रोसेस में हैव टू बी सिलेक्टेड। अब क्या कि जैसे कि हमने मिल्क की बात की थी, ठीक है, तो क्या मिल्क क्या है कि आपको जल्दी से जल्दी उसको डिलीवर होना ही होना चाहिए, वरना कि वो ख़राब हो जाएगा, फिर किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन, इफ मशीन इन विच कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ लेस आर ऑलरेडी लोडेड वी मे हैव टू सिलेक्ट अदर मशीन्स। अब क्या कि कोई आपकी मशीन है, ठीक है, अब काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, तो मशीन कॉस्टली, तो ऑब्वियस बात है आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी ज़्यादा। अब इन्वेस्टमेंट लगेगी तो आप उसको अचीव भी करना चाहोगे जल्दी कम टाइम में। ठीक है ना, मशीन आउट ऑफ डेट हो जाएगी या टेक्नोलॉजी जो मशीन में यूज़ हो रही है वो आउट ऑफ डेट हो जाएगी। तो कि कामयाब वी शुड अवॉइड द हैवियर इन्वेस्टमेंट इन मशीनरीज। आपको अगर वो दूसरे मेथड से अगर वो ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है तो हमें उन मेथड्स को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वांटिटी, when less quantity is needed machines which have high cost of setting can't be selected, we may have to select less efficient machines। अब ये हमारी प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी होता है कि अब हमारे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए, तो हमें ऑर्डर नहीं मिला है, तो हम इसको कि ये नहीं कि अब अपने 10 करोड़ की कोई मशीन खरीद ली और उसमें 100 एक या 2000 के आप 100-200 प्रोडक्ट बना रहे हो, जिससे क्या कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो आप लगाओगे उसको वापस रेवेन्यू में कन्वर्ट करने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे हमारा क्वालिटी है, द प्रोसेस विच कैन गिव द रिक्वायर्ड क्वालिटी कैन ओनली बी सिलेक्टेड। जो आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी दे वही हमें लोगों को अपन लोगों को वो प्रोसेस लेनी है। नेक्स्ट हमारा सिलेक्शन ऑफ मटेरियल कि किस किस तरह का मटेरियल हमें लेना है, कौन सा मटेरियल हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज करेगा, टाइम में मशीनिंग टाइम में कम होगा और बेटर रहेगा हमारे प्रोडक्ट के लिए, रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है कौन सा मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सिलेक्शन ऑफ जिग्स एंड फिक्सचर। नेक्स्ट हमारा टाइम कैलकुलेशन, सेटअप टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम फॉर ईच ऑपरेशन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ डाटा अवेलेबल फ्रॉम वर्क स्टडी। अब क्या कि किसी भी टाइम वर्क ऑपरेशन परफॉर्म होने के लिए, वर्क मशीन में लगने के लिए जो आपका प्रिपरेशन टाइम है या ऑपरेशन परफॉर्म होने के लिए जो आपका लेट टाइम है, इन सब की प्रॉपर कैलकुलेशन होनी चाहिए। इससे क्या कि आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि हम किस किस जगह पे अपना टाइम जो है उसको हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा डिस्कस द प्रोडक्शन इक्विपमेंट एंड टूल सिलेक्शन फॉर द कंपोनेंट शोन इन फिगर अंडर का डायमीटर इज 12 मीटर। अब ये कि आपको एक जॉब दे दी गई है, अब आपको इसमें बताना है कि कौन कौन से इक्विपमेंट एंड टूल्स हैं आपको यूज़ करने हैं इस जॉब को बनाने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सिंपली से इसको पढ़ना है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिफाइन ग्रुप टेक्नोलॉजी, इन्यूमरेट इट्स बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रुप टेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन
शायद उसमें CIM के कोई पेपर में भी आया था। तो क्या क्या ग्रुप टेक्नोलॉजी है मैन्युफैक्चरिंग फिलॉसफी इन विच सिमिलर पार्ट्स आर आइडेंटिफाइड एंड ग्रुप्ड टुगेदर टू टेक एडवांटेजेस ऑफ देयर सिमिलरिटीज इन डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन। इसका एग्जांपल सिंपल से ले सकते हैं, कोई आपका एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में आपके 100 तरह के कंपोनेंट्स उसमें लगे हुए हैं, ठीक है। अब 100 में से कुछ लगभग 30 से 40 कंपोनेंट ऐसे होंगे जो कि सिमिलर होंगे, यानी कि सिमिलर टाइप की ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के बाद वो अचीव हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 30 कंपोनेंट्स में से में ड्रिलिंग होनी है, 15-20 ऐसे कंपोनेंट्स जिसमें सब में मिलिंग होनी है, वेल्डिंग होनी है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि हम लोग पहले उन कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किसमें एक तरह के सिमिलर टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, उनको एक ग्रुप में कर लेंगे, एक फैमिली बना लेंगे और उनकी उसमें फैमिली में उनको रख देते हैं और फिर सिमिलर टाइप के ऑपरेशन को एक साथ हम परफॉर्म कर लेते हैं। तो इससे क्या कि जो हमारा बार बार का जो प्रिपरेशन टाइम होता है आपका वो बचता है, कॉस्ट बचती है, प्रोडक्ट की कम होती है और जो टाइम होता है प्रोडक्शन का वो रिड्यूस हो जाता है। बेनिफिट्स हैं ऑफ ग्रुप टेक्नोलॉजी है, GT promotes standardization of tooling, fixturing and setups. मटेरियल हैंडलिंग इज रिड्यूस। अब क्या है कि भाई किसी भी आपका कंपोनेंट उसको अलग अलग कंपोनेंट बनाने के लिए आपको बार बार मटेरियल हैंडलिंग का मटेरियल का मूवमेंट कराना पड़ेगा। तो क्या है कि जो विद द हेल्प ऑफ GT यानी कि ग्रुप टेक्नोलॉजी आपका मटेरियल हैंडलिंग बचता है, ठीक है। प्रोसेस प्लानिंग एंड प्रोडक्शन शेड्यूलिंग आर सिंप्लीफाइड। अब ऐसा है कि आपको हर बार अगर आप GT की यूज़ नहीं करते हो, नॉर्मल मेथड से आप बनाओगे कि किसी भी प्रोडक्ट को, तो क्या कि आपको पहले एक तरह कंपोनेंट बनाना होगा, उसकी शेड्यूलिंग बनानी पड़ेगी, फिर दूसरे कंपोनेंट की शेड्यूलिंग बनानी पड़ेगी, तो इससे क्या काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाती है प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्क इन प्रोसेस इज रिड्यूस्ड, वर्कर सेटिस्फैक्शन यूजुअली इम्प्रूव व्हेन वर्कर्स कोलैबोरेट इन अ GT सेल। अब क्या GT सेल को यूज़ से क्या कि किसी भी वर्कर को, जैसे कि ड्रिलिंग की, अब ड्रिलिंग भी अलग अलग तरह की होगी, तो क्या वर्कर को एक्सपीरियंस मिलता है, जो भी हमारे लेबर होगा उसको एक्सपीरियंस मिलेगा अलग अलग तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म करने का। ऐसे कुछ GT कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड इनिशियली टू मेक पार्ट फैमिलीज। अब क्या कि इनिशियली जब आपको पार्ट्स को फैमिलीज में कैटेगराइज करना होगा तो आपके काफ़ी ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। तो इसे ये डिसएडवांटेज है। इनिशियल कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कैन बी हाई, जो इनिशियल कॉस्ट होगी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। If the range of product is being manufactured by the company, changes of group technology codes have to be revised। अब क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट की डिज़ाइन में, मॉडल में कुछ चेंजेस आ गए हैं, तो जो कंपनी ने प्रोडक्ट के एक कोड डिफाइन कर देती है कि इस प्रोसेस पर ये प्रोसेस होनी है, तो उन सब में चेंज होना पड़ता है, उनको फिर से रीअल्टर करना होता है। ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या डिस्कस फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग, या इसके मैंने पहले ही बात की थी, FMS यानी कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो मतलब क्या है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग इज हाईली ऑटोमेटेड GT मशीन सेल। ये बेसिकली यूज़ होता है फुल्ली या हाईली ऑटोमेटेड जो आपका सिस्टम होता है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है, वहाँ पे ये यूज़ होता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप of processing workstations, usually CNC machines, tools interconnected by an automated material handling and storage system and controlled by a distributed computer system। इसमें क्या बेसिकली एक होस्ट कंप्यूटर होता है, एडमिन जिसको हम कह लें, वो डिफरेंट उसके साथ डिफरेंट आपके चाइल्ड या कह लें कि चेन में कई अदर कंप्यूटर जुड़े होते हैं जो कि ऑपरेट करते हैं ऑपरेशंस को, CNC के ऑपरेशंस को, ठीक है। कई तरह की इसमें मशीन्स होती हैं एक साथ कंबाइंड होती हैं, और मटेरियल हैंडलिंग जो होती है पूरी रोबोटिक और ऑटोमेशन बेस्ड होती है। जो आपका प्लांट का पूरा स्ट्रक्चर होता है वो 99% तक ही फुली ऑटोमेटेड होता है, और इसमें जो मैन इनपुट या लेबर इनपुट है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो क्या है कि द रीजन द FMS इज़ कॉल्ड फ्लेक्सिबल is that it is capable of processing a variety of different parts styles simultaneously at the various workstation। इसमें क्या कि इसको फ्लेक्सिबल का नाम इसलिए देगा कि अगर आपकी डिज़ाइन में, प्रोडक्ट डिज़ाइन में कुछ चेंजमेंट आ जाते हैं तो इसको सिंपली ये अडॉप्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ FMS। FMS इज़ नॉट सुटेड फॉर मिड वैरायटी मिड वॉल्यूम प्रोडक्शन रेंज। अब क्या FMS क्या है कि आपका अगर छोटी यूनिट है, आपको काफ़ी नंबर ऑफ यूनिट जो आपकी प्रोडक्शन की काफ़ी कम है, तो आप वहाँ पे FMS यूज़ करना आपके लिए बेवकूफ़ी का काम हो, क्योंकि इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको ऑब्वियसली बात है काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब इतना आपको प्रोडक्शन अगर नहीं है तो ये लॉस की बात है, ऑब्वियसली बात है। FMS रिलाइज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप टेक्नोलॉजी। ये क्या बेसिकली ग्रुप टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। A more appropriate term of FMS would be flexible automated manufacturing system। FMS का दूसरा नाम हम दे सकते हैं FAMS, that is flexible automated manufacturing system।
ये आपका एफएमएस का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है कि देखिए जो गुड्स इन है, ये यहाँ पे गुड्स इन हो रहा है। इन होने के बाद ये इन्वेंट्री है, यानी इन्वेंट्री में क्या कि आपका जो भी आपने परचेज़ किया है उसकी एक लेखा जोखा होता है कि भाई हाँ हमने ये मटेरियल मंगाया है, ये हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद है रॉ मटेरियल जाएगा। रॉ मटेरियल जाएगा आपका विद द हेल्प ऑफ मटेरियल हैंडलिंग रोबोट से। ऑटोमेटेड की बात हो रही है, ठीक है। रॉ मटेरियल आगे बढ़ा, फैब्रिकेशन में जाएगा विद द हेल्प ऑफ, ये जो एरो वापस बैक आना है इसका मतलब सिंपली है कि मटेरियल हैंडलिंग रोबोट की वजह हेल्प से ये आगे बढ़ रहा है, रफ मटेरियल की तरफ आ रहा है। रॉ मटेरियल क्या क्या छोटे छोटे पीसेस में जब डिवाइड होगा फर्दर तो वो आपका कहलाएगा रफ मटेरियल। रफ मटेरियल से आगे जाएगा विद हेल्प ऑफ मटेरियल हैंडलिंग रोबोट, आगे फर्दर जाएगा मशीनिंग पार्ट के लिए। मशीनिंग से आपका जाएगा, मशीनिंग पार्ट के बाद आपका फिर क्वालिटी कंट्रोल के लिए जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल के बाद जो इंस्पेक्टेड पार्ट होंगे जो क्वालिटी कंट्रोल में सही होंगे वो आगे जाएंगे मटेरियल हैंडलिंग रोबोट के विद द हेल्प ऑफ मटेरियल हैंडलिंग रोबोट असेंबली के लिए। अब असेंबली में फाइनल असेंबली में कुछ पार्ट्स होंगे जो फाइनलाइज हो जाएंगे कि हाँ ये बेटर है, वो आगे आपके प्रोडक्ट आउट हो जाएंगे। या कुछ पार्ट जो ऐसे डिफेक्टिव होंगे इन असेंबली में वो आपके वापस आ जाएंगे क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन के लिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट इज enlist द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, दैट इज़ हायर प्रोडक्शन है, हायर मशीन यूटिलाइजेशन है। जो इसकी प्रोडक्शन रेट होती है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। जो इसकी मशीन यूटिलाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अब कोई भाई वर्कर तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो क्या रोबोट तो थकेंगे नहीं, वर्कर थकेगा, 8 घंटे की शिफ्ट लगी होगी, बट क्या रोबोट थकेंगे नहीं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मशीन यूटिलाइजेशन होता है, हायर प्रोडक्शन होता है, रिड्यूस इन प्रोसेस इन्वेंट्री है। अब इसमें क्या है कि जब प्रोडक्शन रेट ज़्यादा होता है जो हमारी प्रोसेस इन्वेंट्री होती है ये काफ़ी ज़्यादा कम होती है। प्रोसेस इन्वेंट्री का मतलब है कि हमारा कितना मटेरियल जो इन प्रोसेस में अभी है उसकी इन्वेंट्री जो कहलाती है हमारी प्रोसेस इन्वेंट्री। जैसे हमारा लोअर मैन्युफैक्चरिंग लेड टाइम, अब जो मैन्युफैक्चरिंग लेड टाइम होगा तो वो ऑटोमेटिकली रिलेटेड हो जाएगा विद द कॉस्ट। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, हायर लेबर यूटिलाइजेशन, डिक्रीज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, रिड्यूस साइकिल टाइम, इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट क्वालिटी एंड रिड्यूस स्पेस रिक्वायरमेंट। डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला लिमिटेशन एबिलिटी टू अडॉप्ट टू चेंज इन प्रोडक्ट और प्रोड्यूस प्रोडक्ट मिक्स। Machine are for limited capacity and the tooling necessary for product even of the same family is not always feasible in FMS। कि FMS क्या कहीं ना कहीं लिमिटेड हो जाती है आपका इंटरमीडिएट और मास प्रोडक्शन में। नेक्स्ट हमारा सबस्टेंशियल प्री प्लानिंग एक्टिविटी है, इसके डिसएडवांटेजेस हैं। एक्सपेंसिव कॉस्टिंग मिलियंस ऑफ डॉलर, इसमें जो इसके सेटअप के लिए आपको जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। जैसे हमारा टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ एग्जैक्ट कंपोनेंट पोजिशनिंग एंड प्रिसाइज टाइमिंग नेसेसरी टू प्रोसेस कंपोनेंट, सोफिस्टिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो क्या कि एफ के लिए काफ़ी ज़्यादा हमें हाईली स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड वर्कर के जो ऑपरेटर्स की नीड होती है, ठीक है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज थे, एडवांटेजेस थे। इस तरह से हमारी पहली यूनिट खत्म होगी। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें जो एफ का था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन थे